दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट को बनाता है जिसके अंदर वो कई सारे डिसाइपल को लाकर उन्हें ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद वो सेक्ट दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट बनकर बाहर आता है। और उसी पावरफुल सेक्ट का मास्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है, जिससे सारे के सारे लोग डरते हैं। इस सीरीज में आपको कल्टीवेशन, कॉमेडी और सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो सभी आपस में फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक मार्शल आर्ट कंपटीशन चल रहा होता है। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे ही डेविल ब्लड सेक्ट में जाने का मौका मिलेगा। इसलिए वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं सभी आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं ताकि इस कंपटीशन को यहाँ पर जीत सके। और उन्हीं में सबसे ज्यादा पावरफुल चेन हाओ नाम का एक डिसाइपल दिखाई दे रहा था जो कि सारे के सारे लोगों को बस उठा कर फेंके जा रहा होता है। कोई भी उसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा था क्योंकि उसके पास पावर ही इतनी ज्यादा होती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को वहां पर मारे जा रहा होता है। वो अकेला था और सामने उसके सारे के सारे डिसाइपल होते हैं, लेकिन कोई भी वहां पर उसका मुकाबला नहीं कर पाता। जिसके बाद चेन हाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही कुछ डिसाइपल को वहां पर मारकर उनकी जान लेने वाला होता है, इससे पहले ही वहां पर डेविल ब्लड सेक्ट का एक मास्टर आ जाता है जो यहाँ पर चेन हाओ को आकर रोक लेता है और उससे कहता है तुमने इस कंपटीशन को जीत लिया है जिस वजह से तुम हमारे सेट में शामिल होने के लिए बिल्कुल लायक हो। जो सुनकर तो चेन हाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो वहां पर उस मास्टर को ग्रीट करना शुरू कर देता है और उससे कहता है आपकी मैं सारी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। तभी वहां पर चेन हाओ का दोस्त हाओ तियान आ जाता है जो अपनी बंदी के साथ वहां पर आया हुआ था और उसी ने चेन हाओ की हर टाइम पे मदद की है, पैसों से लेकर कल्टीवेशन रिसोर्सेज तक की। वो और उसकी जो बंदी होती है यहाँ पर आकर चेन हाओ को कांग्रेचुलेशन करना शुरू कर देते हैं और उससे कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम डेविल ब्लड सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो रहे हो, इसलिए हम भी यहाँ पर तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं ताकि हम भी उस सेट के अंदर ज्वाइन हो सके। क्योंकि हमने सुना है उस सेट के अंदर कोई भी डिसाइपल अगर सेलेक्ट होता है तो अपने साथ 2 और लोगों को ले जा सकता है। तो हमारा यही प्लान है कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। हमने यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की है तभी तो तुम इस मुकाम पर आज पहुंच पाए हो। लेकिन चेन हाओ जो होता है उन दोनों से कह रहा होता है मैं अकेला वहां पर उस सेट में जाना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं ले जाऊंगा। आखिर मैं तुम लोगों को वहां पर ले जाकर करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि तुम लोगों के पास तो वैसे भी कोई पावर नहीं है। तुम्हारे जैसे छोटे मोटे कल्टीवेटर की वहां पर कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम लोगों का वहां नहीं जाना ही बेहतर है। हाओ तियान उससे कह रहा होता है तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें यहाँ तक पहुंचाने में हमने कितनी मदद की है और तुम अब यहाँ पर आकर हमें धोखा दे रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनकर तो हाओ तियान काफी ज्यादा गुस्सा भी हो चुका था। लेकिन तब जो चेन हाओ रहता है वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए हाओ तियान के ऊपर अटैक करने वाला होता है ताकि उसे यहाँ से भगा सके। तब जो हाओ तियान की बंदी होती है चेन हाओ को समझा रही होती है कि तुम्हें कम से कम हाओ तियान को तो वहां पर ले जाना ही चाहिए, उसने तुम्हारी काफी मदद की है। लेकिन तब जो चेन हाओ होता है उससे कहता है मैं इस हाओ तियान को तो बिल्कुल भी नहीं ले जाने वाला वहां पर, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे चाय पानी देने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ मुझे कि तुम मेरे साथ वहां चलना चाहोगी, तुम्हें वहां पर मैं सारा का सारा आराम दूंगा, तुम्हें किसी भी चीज की वहां पर तकलीफ नहीं होने वाली। जो सुनकर तो हाओ तियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तब जो उसकी बंदी होती है चेन हाओ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिस चीज से तो हाओ तियान को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर उसकी बंदी भी यहाँ पर उसे धोखा कैसे दे सकती है। उसकी जो बंदी होती है उससे कह रही होती है तुम तो बस एक नॉर्मल कल्टीवेटर हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम आगे चलकर मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे, इसलिए मेरा चेन हाओ के साथ जाना ही बेहतर है। वो मुझे हर चीज से प्रोटेक्ट भी करेगा और मुझे सारी खुशियां भी देगा। बेचारा हाओ तियान का तो यहाँ पर दोस्त भी चला गया और उसकी बंदी भी यहाँ पर से चली गई। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा उदास हो गया होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ चेन हाओ के पास आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चेन हाओ उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है क्योंकि अभी हाओ तियान के पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है। इसके बाद उसके पास आकर उसे बहुत मारता है, लेकिन जैसे वो उसकी जान लेने वाला होता है इससे पहले वहां पर डेविल ब्लड सेक्ट का मास्टर अपनी स्वॉर्ड चेन हाओ को दे देता है और उसे देते हुए कहता है लो इसका इस्तेमाल करो और इससे हाओ तियान की यहाँ पर जान ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट है। ये देखकर तो चेन हाओ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो वहां पर उस पावरफुल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए हाओ तियान की जान लेने उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर तो बेचारा हाओ तियान वहां से डरते हुए आगे बढ़ रहा होता है ताकि कोई यहाँ पर आकर उसे बचा सके। लेकिन जैसे ही चेन हाओ उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी वहां पर जान लेने वाला होता है तभी वहां पर एक भयंकर तरीके का ऑरा फैल जाता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ये ऑरा कैसे आ गया। जिसके बाद उस ऑरा के अंदर से बाय चेन नाम का एक आदमी निकल कर आता है और यही हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये है कौन और यहाँ पर ये क्या करने के लिए आया है। चेन हाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाय चेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाय चेन तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे 1 सेकंड के अंदर ही उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। तब जब सारे लोग उसकी पावर देखते हैं तो वो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे क्योंकि बाय चेन की पावर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड वाली होती है और इतने पावरफुल ज्यादातर इमोर्टैलिटी वाले कल्टीवेटर होते हैं। सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर
ये बायचन यहाँ पर करने क्या आया है। जिसके बाद वो सारे लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तब बायचन जो होता है वो उन लोगों से कहता है मैं यहाँ पर किसी डिसाइपल को सेलेक्ट करने आया हूँ ताकि वो मेरे साथ मेरे सेक्ट में चल सके। लेकिन यहाँ पर तो मुझे सारे के सारे कबाड़ दिखाई दे रहे हैं, किसी के पास भी उतनी ज्यादा पावरफुल मुझे नहीं दिखाई दे रही। अगर कोई पावरफुल होता यहाँ पर तो मैं उसे अपने सेक्ट में यहाँ से ले भी जाता। जो सुनकर तो सारे के सारे लोगों के गुस्से का वहाँ पर ठिकाना ही नहीं था कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उनकी यहाँ पर बेइज्जती करने की। इसलिए डेविल ब्लड सेट का जो मास्टर होता है अपने सारे साथियों के साथ वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि सारे लोग मिलकर यहाँ पर बायचैन का खेल खत्म कर सके। वो तीनों लोग वहाँ पर अपनी पावर को आपस में मिलाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से पूरी तरफ भयंकर तूफान सा आ चुका था। लेकिन बायचैन को तो इन सभी के अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो बड़े ही आराम के साथ वहाँ पर खड़ा था ताकि देख सके कि कौन उसका यहाँ पर बाल भी बांका कर सकता है। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बायचैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन बायचैन वहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करके इतना खतरनाक वाला अटैक उनके ऊपर करता है कि वो सारे लोग वहाँ से दूर फेंकाना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही टाइम के अंदर उन सभी की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। इसके बाद बायचैन सभी से कहता है किसके अंदर हिम्मत है जो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला कर सकता है। अगर जो भी मुझसे फाइट करना चाहता है तो यहीं पर आओ, मैं उससे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सारे लोगों की वहाँ पर हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो बायचैन से कह रहे होते हैं हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई जो हमने आपसे पंगा लेने की कोशिश कर ली। तब जो हाओचन होता है जल्दी से बायचैन के पास आता है और उससे कहता है आप तो यहाँ पर किसी डिसाइपल को सेलेक्ट करने के लिए आए थे ना, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास हिडन टैलेंट भी है, इसलिए आप मुझे यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, मैं आपके साथ आपके सेट में जाना पसंद करूंगा। लेकिन बायचैन जो होता है वो उससे कहता है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसा इंसान मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें पता भी है इस हाओतियान के पास हिडन टैलेंट है जो कि तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अभी तक वो अपने हिडन टैलेंट को पहचानता नहीं है। इसलिए मैं जिस इंसान को यहाँ पर अपने सेट में ले जाना चाहता हूँ वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हाओतियान ही होगा। देखकर तो चैन हाओ के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बायचैन से कहता है मुझे तो लग रहा था कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल और चालाक भी हो, लेकिन तुमने तो यहाँ पर सबसे कमजोर इंसान को अपना डिसाइपल चुन लिया, जिस वजह से मुझे समझ आ चुका है कि तुम यहाँ पर किसी काम के नहीं हो। तब ये सुनकर बायचैन जो होता है चैन हाओ से कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि इसके पास पावर नहीं है, मुझे सिर्फ 1 महीना दो, 1 महीने बाद मैं इसे यहाँ पर लेकर आऊंगा तुमसे फाइट करवाने के लिए, तब तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम पड़ जाएगी। देख लेना इस 1 महीने के अंदर मैं हाओतियान को इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा कि जितना के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और 1 महीने बाद वो तुम्हारी ऐसी हालत करेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा तो कि तुम्हारी पावर क्या है। जिस पर चैन हाओ भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद बायचैन जो होता है हाओतियान को अपने साथ उसी ऑरा से बने पोर्टल के अंदर डालते हुए वहां से ले जाता है। अब हाओतियान खुद को किसी अलग ही जगह पर पाता है जहाँ पर आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश था और वो वहाँ पर बायचैन का शुक्रिया कर रहा होता है उसकी जान बचाने के लिए और उसे अपना डिसाइबल बनाने के लिए। जिसके बाद बायचैन को उसके सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि तुमने अपना ये मिशन पूरा कर लिया है। ये देखकर तो बायचैन खुश हो जाता है और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि बायचैन को यहाँ पर उसी सिस्टम ने एक टास्क दिया था, जिस टास्क के हिसाब से उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट बनाना है, जिस सेट के अंदर उसे सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर चाहिए होंगे। एक बार वो सबसे ज्यादा पावरफुल सेट का मास्टर बन जाए तो उसके बाद वो इस मिस्टीरियस वर्ल्ड से अपने रियल वर्ल्ड के अंदर जा सकता है। और जो पावर वहां पर बायचैन दिखा रहा था वो भी उसकी सिस्टम की दी हुई उधार पावर थी, क्योंकि असल में तो उसके पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है। उसे धीरे धीरे करते हुए खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा, तभी जाकर वो इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता है। जिसके बाद उसकी सिस्टम जो होती है उसे बता रही होती है तुम्हें जल्द से जल्द अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो अपना सेट बनाने की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन बायचैन उससे कह रहा होता है मुझे ऐसा काम नहीं करना, मुझे अपने वर्ल्ड के अंदर वापस जाना है। लेकिन तब उसकी सिस्टम उसे बता रही होती है कि तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। वो उसे पिछले सारे टास्क के बारे में बताती है कि किस तरह से वो अपने सारे के सारे टास्क में फेल हो चुका है और अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे सबसे ज्यादा पावरफुल बनते हुए एक सेट बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मजबूरन बायचैन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी सिस्टम उसे सारी ट्रिक्स बता रही होती है कि आखिर किस तरीके का इस्तेमाल करते हुए वो नए नए डिसाइपल को अपने सेट के अंदर शामिल कर सकता है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायचैन ने हाओतियान को अपने साथ अपने सेट में ले आया होता है ताकि वहां लाने के बाद वो उसे पावरफुल बना सके, जिसके बाद उसे चैन हाओ से चैलेंज भी लड़ना है। साथ ही यही तो बायचैन का टास्क भी था जिसे उसे पूरा करना है अगर उसे इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है तो। इसलिए बायचैन डिसाइड करता है कि वो अपना एक सेट जरूर बनाएगा जिसके अंदर वो सारे के सारे पावरफुल कल्टीवेटर को रखेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हाओतियान जो होता है बायचैन से कह रहा होता है मास्टर मुझे माफ कर देना, हो सकता है मैं आपको आगे चलकर डिसअपॉइंट कर दूं क्योंकि मेरे पास कल्टीवेशन में उतनी ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। तब बायचैन जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपना हाथ हाओतियान के ऊपर ही रख देता है ताकि उसके अंदर जितनी भी उसकी कल्टीवेशन पावर छुपी हुई होगी वो सारी की सारी बाहर निकल कर आ जाए। इसलिए उसके हाथ रखने की वजह से ही हाओतियान की वहां पर कल्टीवेशन पावर बाहर निकल के आने लगती है और वहां पर वो खुद को इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था कि वहां पर उसके ऑरा की मदद से एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावरफुल ड्रैगन आ गया होता है। ये देखा तो उसे भी समझ में नहीं आ रहा
रहा था कि आखिर मैंने अचानक से यहाँ पर ड्रैगन को कैसे समन कर लिया। ये सारा का सारा कारनामा मेरे मास्टर का है, उन्होंने ही अपनी पावर मेरे अंदर ट्रांसफर की होगी, तभी तो मैं यहाँ पर ड्रैगन को समन कर पाया। मेरे मास्टर तो सच में कमाल के इंसान है, उनके जितना पावरफुल मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। जिसके बाद वो बाईचैन के पास आकर उसे ग्रीट करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर बाईचैन की सिस्टम होती है उससे कह रही होती है, तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारा पहला डिसाइपल मिल चुका है जो आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल रहेगा और वो अपनी तरफ से हर वो कोशिश करेगा ताकि तुम्हारे सेट को और ज्यादा पावरफुल बनाते हुए तुम्हारा नाम भी रोशन कर सके। और इतने अच्छे डिसाइपल को अपने सेट में शामिल करने के लिए तुम्हें एक गॉड लेवल की डिवाइन स्किल दी जाती है जिसका तुम इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकते हो। ये सुनकर तो बाईचैन भी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं तो अब खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। जिसके बाद वो उसी गॉड लेवल वाली डिवाइन स्किल को देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है और इसे कल्टीवेट किस तरह से किया जाता है। जिस वजह से तो उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं था कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मुझे ठीक तरह से मार्शल आर्ट वाली बुक भी पढ़ने नहीं आ रही, तो आखिर मैं किस तरह से यहाँ पर कल्टीवेशन कर पाऊंगा। इसलिए वो उस बुक को सीधा हाउतियान को ही दे देता है और उसे देते हुए कहता है, लो इसे रख लो और इसे समझने की कोशिश करो, देखता हूँ मैं तुम इसे कल्टीवेट कर पाते भी हो या फिर नहीं। जो देखकर तो हाउतियान एकदम ज्यादा हैरान रह गया था। वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर आप सच कह रहे हो ना कि मैं आप वाली इतनी सबसे खतरनाक स्किल को अपने पास रख लूं? अगर आपको मुझ पर इतना ही ज्यादा भरोसा है तो देख लेना, मैं आपको जल्द से जल्द पूरी की पूरी स्किल सीख कर दिखाऊंगा। जिसके बाद बाईचैन जो होता है हाउतियान को वहां पर अपने सेट का पूरा नजारा दिखाता है जो कि उसका सेट बनेगा। भले से ये बहुत ही छोटा होता है लेकिन ये शुरुआत करने के लिए तो बहुत ही अच्छा था, इसलिए हाउतियान को भी ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है कि हम इसी छोटे से सेट को बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट बनाएंगे जिसके सामने पूरी दुनिया झुक कर रहेगी। इसके बाद हाउतियान जो होता है उसी गॉड लेवल वाली डिवाइन स्किल को सीखने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो समझ सके कि आखिर इसे कल्टीवेट किस तरह से किया जाता है। जिसके बाद वो बाईचैन से कहता है, मास्टर सुनो, मैंने इसे सीख लिया कि आखिर इससे किस तरह से कल्टीवेट करते हैं। जिसके बाद वो उसे तरीका बताने लगता है कि इसमें इस तरह से कल्टीवेशन करने का तरीका बताया गया है, अगर ऐसा कल्टीवेशन करेंगे तो हम इस टेक्निक को आसानी के साथ सीख सकते हैं। जो सुनकर तो बाईचैन जल्दी से भाग कर कमरे के अंदर आकर घुस जाता है ताकि वो उसी तरीके का इस्तेमाल कर सके जैसा कि अभी यहाँ पर हाउतियान ने बताया था, और उस तरीके का इस्तेमाल करके वो वहाँ पर उसी गॉड लेवल वाली डिवाइन स्किल को सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे खुद से तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे किस तरह से सीखा जाता है। लेकिन हाउतियान ने तो यहाँ पर बस उसे 1 सेकंड के अंदर ही सीख लिया। लेकिन जब वो वहाँ पर उस गॉड लेवल वाली डिवाइन स्किल को सीखने की कोशिश करता है तो वो उसे सीख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे सीखने के लिए भी अंदर कल्टीवेशन पावर की जरूरत होती है जितनी कि अभी बाईचैन के पास नहीं थी। ये देखकर वो एकदम ज्यादा उदास हो जाता है कि आखिर मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपने डिसाइपल से भी ज्यादा कमजोर निकला। तब उसे हाउतियान की आवाज सुनाई देती है जो भागते हुए अपने मास्टर के पास आ रहा होता है, ये कहने के लिए कि मैंने उस गॉड लेवल वाली डिवाइन स्किल के पहले लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर तो बाईचैन भी हक्का बक्का रह जाता है कि अरे इसने इतनी आसानी के साथ पहले लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया और मैं तो अभी तक के इसे सीख भी नहीं पाया कि इसे कल्टीवेट कैसे करते हैं। तब थोड़ी देर बाद दोबारा से हाउतियान उसके पास आता है और उसे बता रहा होता है कि मैंने अपने 4th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये देखकर तो बाईचैन और ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर इससे हो क्या गया, ये तो धड़ाधड़ अपना ब्रेक थ्रू किए जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा इस सेट का मास्टर होने का क्या फायदा जबकि मेरे डिसाइपल ही मेरे से आगे जाकर निकल जाए। तब उसकी जो सिस्टम होती है बाईचैन से कह रही होती है, अगर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी है तो जल्दी से कुछ और डिसाइपल को भी अपने सेट के अंदर शामिल कर लो, उसके बदले में तुम्हें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट दे सकती हूँ। तभी बाईचैन को वहाँ पर लुओली नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो किसी से बचकर भागते हुए यहाँ पर आई थी। बाईचैन एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मैं ऐसे ही अपने सेट का डिसाइपल बना लूंगा। लेकिन जब वो देखता है कि उस लड़की के पीछे घोस्ट सेट के कुछ लोग पड़े हैं जो इस लड़की को यहाँ पर मारने के लिए आए थे, तो वहाँ पर उसकी हालत खराब हो जाती है कि ये घोस्ट सेट तो सबसे ज्यादा पावरफुल सेट माना जाता है और जब वहाँ के लोग इसके पीछे पड़े तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन को यहाँ पर हरा सकता हूँ, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं इस लड़की को अपना डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला, इसके बदले तो मुझे मुसीबत ही मिलेगी। लेकिन तब वहाँ पर हाउतियान आकर उस घोस्ट सेट के लोगों से कह रहा होता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को परेशान करने की? तुम लोग नहीं जानते कि मेरे मास्टर के पास कितनी ज्यादा पावर है, वो एक बार यहाँ पे चुटकी ही क्यों ना बजा दे उसमें तुम्हारा यहाँ पर खेल खत्म हो सकता है, इसलिए अगर जान पा रही है तो यहाँ से भाग लो। ये सुनकर तो घोस्ट सेट के सारे लोग एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि आखिर इसके मास्टर में ऐसी कौन सी खास बात है जो यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रहा है। तो घोस्ट सेट का जो एल्डर होता है उन लोगों से कह रहा होता है, इज्जत से लुओली को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर तो बाईचैन की वहाँ पर हालत खराब हो रही होती है। तब उसकी जो सिस्टम होती है बाईचैन से कहती है, अगर तुमने इन लोगों को यहाँ से भगा दिया तो इसके बदले मैं तुम्हें एक ड्रैगन पेट दूंगी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा और आगे चल के तुम्हारे पूरे के पूरे सेट को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले इन लोगों को यहाँ से भगाते हुए लुओली को बचाना है। तब उस ड्रैगन पेट के लिए बाईचैन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि आखिर ये इतने सारे लोगों का यहाँ पर मुकाबला कैसे करेगा। इसके बाद अब देखते ही
देखते घोस्ट सेट के जितने भी लोग होते हैं वो सभी वहां से बायचन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले सके। ये देखा तो बायचन वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन तब जो उसकी सिस्टम होती है उससे कहती है ऐसे डर के भागने की कोई जरूरत नहीं है, रुको मैं अभी तुम्हें अपनी पावर देती हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम इन सारे के सारे बदमाशों का यहाँ पर खेल खत्म कर दो। तब ये सुनकर बायचन पूरे एटीट्यूड के साथ उन सारे बदमाश लोगों के पास आता है और जैसे वो वहां पर चुटकी बजाता है एक भयंकर तरीके का ऑरा से बना वहां पर तूफान आ चुका था, जिस तूफान की वजह से घोस्ट सेट के जितने भी लोग वहां पर होते हैं सब एक सेकंड के अंदर गायब हो चुके थे। ये देखा तो हाओतियान और लुओली एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसके अंदर कितनी ज्यादा पावर थी जो इसने चुटकी बजाते ही सारे के सारे लोगों को यहाँ पर खत्म कर दिया। इसके बाद हम घोस्ट सेट के सारे लोगों को देखते हैं जो किसी अलग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुके थे, जो कि बायचैन का स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, और इन सारे लोगों को बायचैन ने वहां पर कैद कर दिया था। ये देखा तो वो लोग भी हैरान थे कि अरे हम लोग यहाँ पर इतनी अजीब जगह पर कैसे आ गए। उन सभी को लग रहा होता है कि ये किसी तरीके का इल्यूजन है जिससे बायचैन ने क्रिएट किया है हमें बेवकूफ बनाने के लिए, इसलिए हम कैसे भी करके यहाँ से आसानी के साथ निकल सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस इल्यूजन को यहाँ पर तोड़ना होगा। इसलिए वो सारे लोग वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते ताकि यहाँ पर लगा हुआ इस इल्यूजन को वो तोड़ सके। लेकिन वो जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेते वहां का इल्यूजन तो टूट ही नहीं रहा होता है, क्योंकि ये कोई इल्यूजन नहीं बल्कि बायचैन का ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड था, जिस वजह से सभी थोड़ा थोड़ा घबरा रहे होते हैं। लेकिन उनका एल्डर तो सभी लोगों को जबरदस्ती अपनी पावर एक्टिवेट करने कह रहा होता है ताकि सारे लोगों की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ही तोड़ सके। तब हाओतियान जो होता है लुओली से कह रहा होता है क्या तुमने देखी मेरे मास्टर की पावर, उनके पास सच में बहुत ज्यादा पावर है, भलाई इसी में होगी कि उनका सेट ज्वाइन कर लो, तुम आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाली हो। जिसके बाद बायचैन की जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है तुमने यहाँ पर लुओली को बचाकर बहुत अच्छा काम किया और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था मैं यहाँ पर अपना वादा पूरा करती हूँ। जिसके बाद वो उसे वही ड्रैगन पेट दे देती है जो कि उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की गार्डियन करेगा और बड़ा होने के बाद वो इस सेट की भी गार्डियन करने वाला है। जिसके बाद बायचैन के पास वो ड्रैगन आ जाता है जो कि रियल वर्ल्ड में बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था, इसलिए वो वहां से भागते हुए बायचैन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाता है और जैसे वो वहां पर आता है वो वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल बन जाता है, जो देखकर तो घोस्ट सेट के सारे लोग वहां पर हक्का बक्का रह चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये ड्रैगन यहाँ पर कैसे आ गया। वो सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को वहां पर खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके एक भी अटैक का ड्रैगन के ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता और वो ड्रैगन उन्हें मारने उनकी तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायचैन ने हाओतियान को अपने सेट के अंदर ले आया होता है, जहां लाने के बाद वो उसे कल्टीवेशन करने वाली बुक भी देता है, जिस वजह से हाओतियान ने बहुत ही जल्द अपने 5th लेवल को भी वहां पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। जो देखकर तो बायचैन भी हैरान रह जाता है। तभी वहां पर लुओली नाम की एक लड़की आती है जिसके पीछे घोस्ट सेट के कुछ लोग पड़े थे, इसलिए बायचैन वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए घोस्ट सेट के सारे लोगों को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही फंसा देता है ताकि वो यहाँ पर लुओली को बचा सके, जिस वजह से वो यहाँ पर इस चीज में कामयाब भी हो चुका था। और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लुओली ये देखकर एकदम हैरान थी कि इस बादशाह ने तो बहुत ही आसानी के साथ घोस्ट सेट के सारे लोगों को यहाँ से भगा दिया, न जाने वो लोग कहाँ जा चुके हैं। इसलिए वो बादशाह के सामने ग्रीट करते हुए उससे कहती है मुझे अपना डिसाइपल बना लो, मैं आज से आपके सेक्ट में रहना चाहती हूँ। ये देखकर तो बादशाह भी हैरान रहता है कि ये तो बड़ी ही आसानी के साथ मेरे सेक्ट में रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो उससे कहता है मैं इतनी आसानी से किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाता। जिसके बाद वो उसके पास आकर उसे टच करने की कोशिश करता है ताकि उसकी इंटरनल पावर को चेक कर सके कि उसके पास कितनी पावर है, लेकिन तब जो उसकी सिस्टम होती है उसे बताती है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लुओली तुम्हारे सेट में शामिल तो होना चाहती है लेकिन उसका लॉयल्टी परसेंट सिर्फ 10% ही है, यानी कि वो तुम्हारे पास सिर्फ 10% ही भरोसा करती है, बाकी के 90% वो तुम्हें अभी तक ये अनजान इंसान ही मान रही है। सुनकर तो बायचैन भी हैरान रहता है कि मैंने तो यहाँ पर इसकी जान बचाई थी, लेकिन तब भी मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिस वजह से इसका यहाँ पर ट्रस्ट मेरे ऊपर बढ़ जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बस जगह ढूंढने के लिए आई है, 1-2 दिन यहाँ पर रहने के बाद यहाँ से चली जाएगी। आखिर लड़कियों को जल्दी किसी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं होता है। तब उसके सिस्टम उसे बताती है लुओली के अंदर उसकी स्पिरिचुअल पावर है, जिस वजह से उसे अगले 36 घंटों के अंदर अपने फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और अगर फिनिक्स बर्ड की पावर उसके अंदर से 36 घंटों के अंदर एक्टिवेट नहीं हुई तो वो पावर वहां पर खत्म हो जाएगी। अगर बायचैन ने उसकी फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट करने में मदद कर दी तो इसके बदले बायचैन को एक बहुत ही बढ़िया कमरा दिया जाएगा जिसके अंदर बायचैन आराम के साथ रह सकता है। इसलिए वो फिर से लुओली के पास उसके फिनिक्स बर्ड की पावर को चेक करने के लिए आ रहा। ये देखकर तो लुओली और ज्यादा घबरा जाती है और उसका भरोसे का परसेंट सिर्फ 5% रह गया था। तब हाओतियान जो होता है लुओली से कह रहा होता है क्या तुम नहीं जानती तुम्हें मास्टर को टच करने दे देना चाहिए था, क्योंकि जब भी मास्टर टच करते हैं तुम्हारे अंदर की स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट होती है, इसलिए आगे से जब भी वो तुम्हें टच करने की कोशिश करें तो उन्हें टच करने देना, वरना तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कभी एक्टिवेट नहीं होगी। जिसके बाद बायचैन जो होता है लुओली को उसका कमरा दे देता है जो कि बहुत ही ज्यादा कबाड़ जैसा दिखाई दे रहा था। ये देखकर तो वो भी हैरान रहती है कि आखिर इस कबाड़ के अंदर मैं कैसे रहूंगी। इधर बायचैन अपनी सिस्टम से कहता है मैंने तो
लुओली को अपने सेक्ट में शामिल कर ही लिया, तो इसके बदले जल्दी से मुझे मेरा रिवॉर्ड दो, जो कि वही महल जैसा कमरा होगा, मुझे वो चाहिए ताकि वहां पर जाने के बाद मैं आराम से रह सकूं। इसलिए उसकी सिस्टम जो होती है उससे वो महल वाला कमरा दे देती है, जिसे देखकर तो बाईचैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है काफी दिनों बाद मुझे आज चैन की नींद आएगी। इतने बढ़िया कमरे में रहने की वजह से मेरे डिसाइपल को इस पर तो भरोसा होगा कि मेरे पास काफी ज्यादा पावर है, मैं बड़े ही शान के साथ यहाँ पर रह लूंगा। लेकिन तभी वो बेचारा वहाँ की बेड से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे वो जा रहा होता है उसकी सिस्टम उससे कहती है तुम्हें पता है ना कि तुम्हें लुओली की फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट करना है, उसका टाइम खत्म होते जा रहा है। अगर तुमने टाइम के अंदर उसे एक्टिवेट नहीं किया तो मैंने जो तुम्हें ये महल दिया है वो भी वापस कर लूंगी, और उसके बाद कभी तुम्हें अपनी पावर नहीं दूंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि तुम किसी काम के नहीं हो। इसलिए बाईचैन डरते हुए वहाँ से लुओली के पास आता है, वो भी आधी रात के अंदर। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं यहाँ पर लुओली उसे गलत ना समझ ले। वो तो बेचारा यहाँ पर लुओली के ब्लॉक मेरिडियन को अनलॉक करने के लिए आया था ताकि वो यहाँ पर अपने फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर हाउतियान आता है जो उसे देख लेता है और उससे पूछता है मास्टर आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखा तो बाईचैन भी हैरान था कि जब भी मैं जहाँ जाता हूँ ये वहाँ पर वापस आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर लुओली भी आ जाती है जो कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आई थी, क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं। और जैसे बाहर आने के बाद वो बाईचैन को यहाँ पर देखती है, उसका भरोसे वाला परसेंट अब सिर्फ 3% रह जाता है। उसे पूरा डाउट हो चुका था कि ये बाईचैन यहाँ पर कोई मास्टर वास्टर नहीं बल्कि उसका फायदा उठाना चाहता है। बेचारा बाईचैन तो यहाँ पर दोबारा से फंस गया। जिसके बाद बाईचैन जो होता है लुओली को वही गॉड लेवल वाली बुक दे देता है और उसे देते हुए कहता है लो इसे प्रैक्टिस करो, मैं देखता हूँ तुम्हें इसे समझना आता भी है या फिर नहीं। क्योंकि जब बाईचैन को ये बुक मिली थी तब तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया था। तब लुओली जैसे उस बुक को लेती है वो उस बुक की टाइटल को ही देखकर उसकी पूरी बुक को समझ जाती है कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। जिस चीज से तो बाईचैन एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर नो के पास कितनी ज्यादा पावर है, मेरे पास तो नाम बराबर की भी पावर नहीं है। मैं तो इस बुक को समझ नहीं पाया था और इस लुओली ने तो बस इसका टाइटल पढ़ के ये पूरी की पूरी बुक को समझ लिया है। तब बाईचैन जो होता है उसे उस बुक के बारे में पूछने लगता है कि क्या इस बुक में लिखा हुआ है और किस तरह से इसमें कल्टीवेशन करने के बारे में बताया गया है। इसलिए लुओली जो होती है उसे सारी चीजें बताने लगती है कि इसमें लिखा है कल्टीवेशन करने का सफर इतना आसान नहीं होता, एक दिन में कल्टीवेशन नहीं की जा सकती, उसके लिए काफी सालों की मेहनत लगती है। और जैसे जैसे उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे वो सारे शब्द बाईचैन को पत्थर की तरह लग रहे होते हैं, क्योंकि वो तो उस बुक को समझ ही नहीं पाया था, जिस बुक को लुओली ने बस टाइटल पढ़ते साथ ही पूरी तरह से समझ लिया। उसके बाद बाईचैन जो होता है हाउतियान से पूछ रहा होता है जब तुमने अपने 5th लेवल को ब्रेक थ्रू किया था तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। ये सुनकर लुओली जो होती है बाईचैन से कह रही होती है क्या तुमने कभी ब्रेक थ्रू नहीं किया क्या, तुम अगर किए होते तो तुम्हें मालूम पड़ता कि आखिर ब्रेक थ्रू करने पर कैसा महसूस होता है। ऐसा लग रहा है कि तुमने आज तक कभी ब्रेक थ्रू ही नहीं किया अपना। लेकिन तब हाउतियान जो होता है लुओली से कहता है मुझे तो लगता है कि मास्टर ने ऐसी छोटी मोटी टेक्निक को कभी नहीं सीखा होगा, तभी तो उन्हें नहीं पता कि आखिर इसे ब्रेक थ्रू करने में कैसा महसूस होता है। इसलिए वो सारी चीजें बताना शुरू कर देता है कि जब मैंने अपने 5th लेवल को ब्रेक थ्रू किया था तो मेरे अंदर बॉडी में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा मुझे महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं किसके भी साथ क्यों ना फाइट करूं, मैं वहां पर उसकी जान ले सकता हूँ। उसके बाद हाउतियान जो होता है बाईचैन से कह रहा होता है हम दोनों ने इस बुक को तो काफी हद तक के समझ ही लिया है, इसलिए हमें स्वॉर्ड आर्ट वाली बुक चाहिए ताकि हम थोड़ी स्वॉर्डमैनशिप भी सीख सकें, तो क्या आप हमें वो बुक दे सकते हैं। ये सुनकर तो बाईचैन एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि उसके पास तो ऐसी कोई बुक है ही नहीं। तब उसकी सिस्टम उससे कहती है अगर तुम्हें ऐसी बुक चाहिए तो तुम्हें कम से कम 24 घंटे के अंदर 66 पेड़ को कट करना पड़ेगा, अगर तुमने उन्हें कट कर लिया उसके बाद मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक दे दूंगी जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम इन दोनों को स्वॉर्डमैनशिप सिखा सकते हो। इसलिए बाईचैन बेचारा इस टास्क को करने के लिए मान जाता है और वहां पर से लुओली के हाथों से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में आ जाता है, जहाँ आने के बाद वो 66 पेड़ को काटने के काम पर लग जाता है। लेकिन पूरी रात गुजर चुकी थी, उससे तो अभी तक कि एक भी पेड़ नहीं कटा होता है। तब वहां पर लुओली और हाउतियान भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बाईचैन उनसे कहता है अरे वाह तुम तो सही टाइम पे आओ, हमें हमारे सेट को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ पेड़ की जरूरत है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इन पूरे के पूरे 66 पेड़ को यहाँ पर कट करना पड़ेगा। जिस पर वो दोनों इस टास्क को करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद बाईचैन वहां से मुर्गा पकड़ने के लिए चले जाता है ताकि थोड़ी देर के लिए पेट भर सके, और जैसे वो उसे पकड़कर खाने वाला होता है तभी वहाँ पर हाउतियान और लुओली आ जाते हैं जो उससे कहते हैं हमने पूरे के पूरे 66 पेड़ को कट कर दिया है। ये देखकर तो बाईचैन भी हैरान रह जाता है कि इन्होंने तो बस कुछ मिनट के अंदर पूरे के पूरे पेड़ को कट कर दिया। तब उसे इस टास्क को पूरा करने की वजह से वही स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक मिल जाती है, इसलिए वो उस बुक को उन दोनों को दे देता है, जिसे पाकर तो वो दोनों एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मास्टर के पास तो सच में स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक है और उन्होंने हमें ये बुक दे दी है, अब तो हम इसे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। वहीं उनके बुक लेने के बाद बाईचैन सोच रहा होता है कि काश मैं भी स्वॉर्डमैनशिप को सीख पाता, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।
पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि बाचन ने लुओली को भी अपने सेक्ट में शामिल कर लिया होता है, लेकिन लुओली को बाचन के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि बाचन उसका फायदा उठाने के लिए उसे इस सेट में शामिल कर रहा है, लेकिन बाचन भी वहां पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना शुरू कर देता है ताकि वो लुओली का भरोसा जीत सके। इसलिए वो उसे स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक भी देता है ताकि वो उसके बाद उसकी फिनिक्स गॉड की पावर जो है उसे एक्टिवेट करवा सके, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लुओली को जब वो स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक मिलती है तो वो एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और बाईचान से कह रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतनी ज्यादा पावरफुल और अच्छी कल्टीवेशन करने वाली बुक दे दी। जिसके बाद उस बाईचान की जो सिस्टम होती है उसे बताती है उस बुक को लेने की वजह से लुओली को तुम्हारे पर भरोसा 20% तक के हो चुका है। ये देखकर तो बाईचान एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि ऐसे ही मैं लुओली का दिल जीत लिया तो उसका भरोसा मेरे पर 100% हो जाएगा। लेकिन जब वो दोनों वहां पर बाईचान से स्वॉर्ड मांगते हैं कल्टीवेशन करने के लिए तो बेचारे बाईचान के पास पैसा ही नहीं होते कि वो स्वॉर्ड खरीद के ला कहीं दे सके। इसलिए वो उनसे कहता है, इतनी जल्दी तुम्हें स्वॉर्ड लेने की जरूरत नहीं है, आसपास देखो कितनी सारी लकड़ियां पड़ी हैं, उसी का उठा लो और उससे ही अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। कम से कम मैं ये तो देखूं कि तुम्हें इस चीज को सीखना आता भी है या फिर नहीं। इसलिए वो दोनों लकड़ी से ही अपनी प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद लुओली जो होती है बाईचान से माफी मांग रही होती है उसके बारे में गलत सोचने के, जिस पर बाईचान जो होता है उससे कहता है तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लाओ मैं तुम्हें तुम्हारे फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट करने में मदद करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लुओली के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है और जैसे उसका पावरफुल हाथ लुओली के ऊपर जाता है उसके सारे के सारे ब्लॉक मेरिडियन जो थे वो सभी अनलॉक होने लगते हैं, जिस वजह से लुओली की बॉडी से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था और उस ऑरे की वजह से उसकी बॉडी के अंदर से उसके फिनिक्स गॉड की पावर बाहर निकल कर आती है। ये देखकर तो लुओली भी हैरान थी कि आखिर इतनी जल्दी मेरे फिनिक्स गॉड की पावर कैसे एक्टिवेट हो गई। बाईचान तो सच में कमाल का इंसान है, उसने बड़ी आसानी के साथ मेरे सारे के सारे ब्लॉक मेरिडियन को 1 मिनट के अंदर ही अनलॉक कर दिया, जो कि कोई भी जल्दी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो वहां पर उसी लकड़ी के टुकड़े को उठा लेती है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए अभी जो स्वॉर्डमैनशिप वाली उसने बुक खरीदी है उसे प्रैक्टिस कर सके। और जैसे उसने वहां पर अपनी फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट किया था उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था, जिस ऑरा का इस्तेमाल करके वो उस लकड़ी को ही स्वॉर्ड की तरह चलाना शुरू कर देती है। और सच में वहां पर वो लकड़ी स्वॉर्ड की तरह काम भी कर रही थी। जिसके बाद उसने वहां पर दोबारा से अपने फिनिक्स गॉड की पावर को बाहर निकाल लिया था और उसका इस्तेमाल करते हुए वो सामने जैसे ही एक अटैक करती है पूरे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके फिनिक्स गॉड की पावर बिल्कुल फायर से बनी हुई थी। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि लुओली के पास तो कितनी ज्यादा पावर है, जिस पावर को बाईचान ने बस 1 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया। अगर बाईचान यहाँ पर नहीं होता तो लुओली की ये पावर कभी लगता नहीं कि एक्टिवेट हो पाती, लेकिन आग लगने की वजह से उसका पूरा का पूरा सेक्ट वहां पर जल रहा होता है। ये देखकर तो वो एकदम ज्यादा घबरा जाता है। लुओली बाईचान से कहती है हमें जल्द से जल्द इस आग को बुझाना होगा वरना हमारा पूरा का पूरा सेक्ट जलकर राख हो जाएगा। लेकिन बाईचान के पास तो आइस की पावर थी ही नहीं जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पर इस फायर को बुझा दे। ये देखकर तो लुओली का जो भरोसा होता है बाईचान के ऊपर से कम होने लग जाता है कि हो ना हो यहाँ पर बाईचान झूठ कह रहा है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है। तब उसकी सिस्टम वहाँ पर उसी ड्रैगन को वहाँ पर लेकर आ जाती है जो कि अभी बाईचान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर था और उसके अंदर उसके पास आइस की पावर भी होती है। इसलिए जैसे वो वहाँ पर आता है अपने आइस की पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी आग को बुझाना शुरू कर देता है, जिसमें से चारों तरफ बिल्कुल ठंडी हवा फैल चुकी थी और इस तरह से पूरी आग वहाँ पर बुझ भी गई होती है। और जैसे यहाँ पर आग बुझती है लुओली का भरोसा बाईचान के ऊपर पूरा का पूरा 100% हो जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि बाईचान यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है जिसने आसानी के साथ इस सारी की सारी फायर को यहाँ पर बुझा दिया, वरना तो आज बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जिसके पास एम्परर आता है और वहाँ आने के बाद वो उस बंदे से कह रहा होता है, क्या तुमने कोई तरीका निकाला जिस वजह से मेरा जो बेटा है फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू कर सके? अगर तुमने कोई तरीका नहीं निकाला होगा तो देख लेना मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तब वो जो आदमी होता है एम्परर के सामने भीख मांग रहा होता है कि मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली है, लेकिन प्रिंस की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा अलग है, उनके सारे मेरिडियन भी बिल्कुल अलग है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरह से वो नॉर्मल कल्टीवेशन करेंगे तो वो कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे, उन्हें काफी ज्यादा हार्ड और टफ वाली कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। हमें किसी खास चीज की जगह की जरूरत पड़ेगी जहाँ पर जाने के बाद प्रिंस अगर कल्टीवेशन करे तो वो अपनी कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। इसलिए वो वहाँ पर एक वेपन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उस जगह की तलाश करना शुरू कर देता है जहाँ जाने के बाद प्रिंस अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। तब उसे उस जगह के बारे में पता चल जाता है कि वो जगह कोई और नहीं बल्कि घोस्ट सेक्ट ही है, वहाँ जाने के बाद ही प्रिंस का अच्छी तरह से कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू हो सकता है। इसलिए एम्पायर अपने बेटे को वहाँ पर बुलाता है और उससे कहता है तुम्हें वहाँ पर घोस्ट सेक्ट को ज्वाइन करना होगा ताकि तुम जल्द से अपना ब्रेक थ्रू कर सको। ये देखकर तो उसका बेटा भी हैरान था कि मुझे इतने खतरनाक सेक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है और वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो जल्दी किसी को अपने सेक्ट का हिस्सा नहीं बनाते। ये सुनकर तो एम्पायर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। वो अपने बेटे से कहता है तुम मेरे सवाल पर उल्टा जवाब दे रहे हो, तुम्हें
समझ नहीं आता कि जब मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि तुम्हें वहां पर जाना है तो तुम इस बात को नहीं नकार सकते। तुमने न जाने कितनी बार कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक तुम ढंग से अपना ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाए। तुम हमारी फैमिली के ऊपर एक धब्बा हो, न जाने तुम्हारी वजह से मैंने कितनी सारी बेइज्जती को सहा है। जिस पर प्रिंस जो होता है अपने फादर से माफी मांग रहा होता है कि मैं आगे से और अच्छे से कल्टीवेशन करने की कोशिश करूंगा ताकि सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाऊं। उसके बाद तो हमारी फैमिली का नाम यहाँ पर रोशन हो जाएगा। तब एम्पायर उससे ये कहते हुए जाता है कि अगर तुमने इस बार भी अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया तो मुझे तुम्हारे जैसा बेटा नहीं चाहिए, और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम बायशन को देखते हैं जो आराम से अपना मछलियां पकड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर वो दोनों डिसाइपल आ जाते हैं जिनके आने के ऑरा से ही बायशन वहां से दूर फेंका जाता है। लेकिन तभी वो खुद को संभाल कर वहां पे स्टाइल में लेट जाता है और उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वो दोनों उससे कहते हैं हमने तो स्वॉर्डमैनशिप के भी 5th लेवल को यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुनकर तो बायशन को एकदम ज्यादा जलन हो रही होती है कि आखिर लोग इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू कैसे कर लेते हैं, न जाने मैं कब खुद का ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। उसके बाद हाउतियान जो होता है बायशन से कह रहा होता है मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह की स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस किया है। तो बायशन जो होता है जरा मुझे भी दिखाओ कि तुमने किस तरह की स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस किया है। इसलिए हाउतियान वहां पर अपनी स्वॉर्डमैनशिप को दिखाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रही थी। ये देखकर तो बायशन भी हैरान रहता है कि इस हाउतियान ने तो बहुत ही जल्द सच में एक बहुत ही अच्छी स्वॉर्डमैनशिप को सीख लिया है। ये तो मेरे से भी आगे इतनी आसानी के साथ निकल गया। एक मास्टर होकर भी मुझे इतना ज्यादा यूजलेस महसूस हो रहा है जिसका तो कोई हद ही नहीं है। तब लोली जो होती है बायशन से कह रही होती है आपके पास भी तो कोई स्वॉर्ड नहीं है तो आप किसी से कैसे फाइट करते हैं। तब हाउतियान कहता है तुम देख रही हो मास्टर के पास एक घास का टुकड़ा है, घास के टुकड़े को ही वो स्वॉर्ड की तरह मान लेते हैं और उसे ही काफी खतरनाक वाला अटैक वो करके दिखा सकते हैं। ये देखकर तो बायशन भी उनसे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतना खतरनाक अटैक करके दिखा भी नहीं सकता, वो इतना ज्यादा पावरफुल अटैक होगा कि इससे तो चांद सूरज भी कट सकते हैं, इसलिए तुम्हें ये अटैक को नहीं देखना ही बेहतर होगा। बेचारा यहाँ पर हर कोशिश कर रहा होता है ताकि उसकी यहाँ पर इन दोनों के सामने इज्जत बच जाए। तब बायशन की सिस्टम होती है उससे कह रही होती है मैंने किसी को यहाँ पर आसपास महसूस किया है जो हो सकता है यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे सेट का हिस्सा बन जाए, और मुझे तो लगता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही प्रिंस होगा जो कि यहाँ पर आ गया है। उसे तो जाना घोस्ट सेट में था, बल्कि वो वहां ना जाते हुए हो सकता है बायशन के सेट के पास आ गया हो, उसे ही घोस्ट सेट समझते हुए। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायचैन ने लुओली की फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से लुओली के पास उसके फिनिक्स बर्ड की पावर आ चुकी थी। ये देखकर तो एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है कि बायचैन ने तो सच में यहाँ पर उसके स्पिरिट को एक्टिवेट कर दिया। ये तो कमाल की बात है। बायचैन की पावर को तो यहाँ पर कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। साथ ही हमने प्रिंस के बारे में भी जाना था जिसका भी काफी टाइम से कल्टीवेशन करने की वजह से भी अभी तक के अपना ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। इसलिए उसके फादर जो होते हैं उसे घोस्ट सेट में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं ताकि वहां जाने के बाद वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम घोस्ट सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर घोस्ट सेट का किंग बैठा होता है, जिसके पास वहाँ पर एल्डर आता है जो उसे प्रिंस के बारे में बताता है कि इसे एम्पायर ने भेजा है ताकि यहाँ पर हमारे सेट का हिस्सा बन सके। जिसके बाद प्रिंस जो होता है वो भी घोस्ट किंग के सामने ग्रीट कर रहा होता है और अपने बारे में बताना शुरू कर देता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इस सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन तब वो जो एल्डर होता है प्रिंस से कह रहा होता है तुम्हें समझ नहीं आता कि जब भी अपने मास्टर से मिलो तो उसके सामने झुकना पड़ता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से घोस्ट किंग के सामने झुक जाओ क्योंकि आगे चलकर वही तुम्हारे मास्टर होने वाले हैं। क्योंकि मास्टर बिल्कुल एक फादर की तरह होता है जिसके सामने तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। ये सुनकर तो प्रिंस के साथ जो आया हुआ जनरल होता है वो उस एल्डर से कह रहा होता है तुम्हें समझ नहीं आता कि आखिर प्रिंस यहाँ पर अपनी औकात कम करवाने नहीं है, वो एक प्रिंस है इसलिए वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अगर तुमने उन्हें जबरदस्ती झुकाने की कोशिश की तो देख लेना मुझसे बुरा यहाँ पर कोई पर नहीं होगा। लेकिन तब जो प्रिंस होता है वहाँ पर अपने जनरल को रोक लेता है और उससे कह रहा होता है तुम चुप हो जाओ, अगर मुझे घोस्ट किंग के सामने झुकना ही है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे वो वहाँ पर झुकने वाला होता है इससे पहले वहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है जो घोस्ट किंग से कह रहा होता है हमने एक एल्डर और कुछ साथियों को लुओली को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो लुओली को क्या पकड़ते किसी ने तो उनकी ही वहाँ पर जान ले ली। हमें अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो लोग कौन थे, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि लुओली बच चुकी है और जिसने उसे बचाया है उसी ने उन सभी की वहाँ पर जान ली है, वो भी बहुत बुरी तरीके से, जिनका तो अभी तक के नामो निशान नहीं पता चला। ये सुनकर तो बाकी सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं और इस खबर को देने की वजह से घोस्ट किंग जो होता है उस आदमी की वहाँ पर जान ले लेता है। जिसके बाद घोस्ट किंग उस एल्डर से कह रहा होता है मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, अगर 3 दिन के अंदर जिसने भी ये काम किया है वो मारा नहीं गया तो देख लेना मैं तुम्हारी अपने हाथों से ही जान लूंगा। जो सुनकर तो एल्डर भी एकदम ज्यादा घबरा चुका था, वो कहता है ठीक है मैं 3 दिन के अंदर ही उन सभी की वहाँ पर जान ले लूंगा। और इतना कहने के बाद घोस्ट किंग वहाँ से ऑरा में बदल कर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम बायचैन को देखते हैं जहाँ उसकी सिस्टम उसे बता रही होती है तुम्हारे पास एक नया डिसाइपल आ रहा है,
इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द से ज्वाइन करना है। लेकिन बायचन तो यहाँ पर आराम की नींद सो रहा होता है और उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अस्कत लग रही थी, इसलिए वो वहाँ पर से कहीं नहीं जाता। इधर हम लुओली को देखते हैं जो उसी लकड़ी की मदद से वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और उसने यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप के 6th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से वो एक लकड़ी की मदद से इतना खतरनाक अटैक कर देती है कि वहाँ की जमीन ही टूट जाती है। जो देखकर तो हाउतियान भी एकदम हक्का बक्का रह गया था। वो लुओली से कह रहा होता है तुमने तो सच में यहाँ पर कमाल ही कर दी, तुम मुझसे बाद में इस सेक्ट में ज्वाइन हुई और देखो तुम मुझसे आगे निकल चुकी हो, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं भी जल्द से जल्द अपना स्वॉर्डमैनशिप का लेवल 6 ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। उसके बाद तो हम दोनों बिल्कुल बराबर के लेवल पे हो जाएंगे। इसके बाद दोनों साथ में वहाँ पर अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर घोस्ट सेट के काफी सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं जो इन दोनों को यहाँ पर घेर लेते हैं। इसके बाद वो एल्डर अपने साथियों से कह रहा होता है आखिरकार मुझे ये सारे लोग मिल चुके हैं, इसलिए पकड़ लो इन्हें, मैं इन लोगों को घोस्ट किंग के सामने ले जाकर इनकी जान लूंगा। ये देखकर तो लुओली और हाउतियान को एकदम ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो दोनों वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सारे के सारे सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ उन दोनों की पावर के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। उनके पास वो ढंग की स्वॉर्ड भी नहीं थी। वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए इतना बुरी तरीके से उन सभी सिपाहियों को मारते हैं कि उन दोनों के सामने तो उनकी स्वॉर्ड भी फीकी पड़ जाती है। ये देखकर तो वो एल्डर भी हैरान था कि आखिर ये लोग हैं कौन जो इनके पास लकड़ी की वजह से इतना खतरनाक अटैक करने की ताकत है। इसलिए वो एल्डर प्रिंस को वहाँ पर कहता है अब तुम्हारी बारी है, जाओ और इन दोनों से फाइट करो, तुम्हें यहाँ पर इन दोनों को मारना पड़ेगा। जो सुनकर तो प्रिंस थोड़ा घबरा रहा होता है। वो उस एल्डर से कहता है तुम जानते हो ना कि मेरी कल्टीवेशन पावर उतनी ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा होती है तो मैं तुम्हारे सेट में ज्वाइन ही क्यों होता। जो सुनकर तो उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे कहता है तुम चाहते हो या फिर नहीं, तुम बस एक बार इनसे अटैक करने की शुरुआत तो करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए वो जो प्रिंस होता है डरते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन दोनों के पास जाता है ताकि लुओली और हाउतियान को यहाँ पर हरा सके। लेकिन वो दोनों भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस को वहाँ पर कई टक्कर देते हैं और उसे उठा उठा कर फेंके जा रहे होते हैं, क्योंकि प्रिंस इन दोनों से कम पावरफुल है। वो वहाँ पर जितनी पावर को क्यों ना एक्टिवेट कर ले वो उन दोनों का मुकाबला कर ही नहीं पा रहा होता है। लेकिन तब ये देखकर वो जो एल्डर होता है प्रिंस की पावर के साथ अपनी पावर को भी मिला देता है, जिस वजह से हाउतियान और लुओली के ऊपर काफी खतरनाक वाला अटैक हो चुका था और इस अटैक को लगने की वजह से वो दोनों वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं। तो वहीं बायचेन की सिस्टम होती है उसे बोल रही होती है तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो, बाहर जाकर देखो कि आखिर बाहर क्या हुआ है। जो सुनकर तो बायचेन भी हैरान रह जाता है कि आखिर उसकी सिस्टम उसे इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रही है। इसलिए वो भागते हुए बाहर जाकर देखने शुरू कर देता है कि आखिर यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है, जिस वजह से उसकी सिस्टम भी इतनी ज्यादा परेशान है। इधर हम लुओली और हाउतियान को देखते हैं जिन दोनों को बंदी बना लिया गया था। जहाँ हाउतियान प्रिंस से कह रहा होता है तुम्हारे पास तो सच में कोई भी अटैक नहीं है, तभी तो तुमने इस एल्डर की पावर का इस्तेमाल करते हुए पीछे से हमारे पर अटैक करने की कोशिश की, अगर जिगरा होता तो सामने से हमसे फाइट करने के लिए आते। तो वो जो एल्डर होता है लुओली से पूछ रहा होता है मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर मेरे साथी लोग यहाँ पर कैसे मारे गए, किसने उन्हें मारा, मुझे बस उसका नाम जानना है, उसके बाद मेरा मन किया तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा भी छोड़ सकता हूँ। तब लुओली जो होती है उस एल्डर से कह रही होती है औकात में रहकर जबान चलाया करो, तुम जानते भी हो यहाँ पर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारे जो साथी थे उनके साथ तो वैसा ही होना चाहिए था, मेरे मास्टर ने उनकी ऐसी हालत की है, अगर वो सही टाइम पे नहीं आए होते तो मैं भी वहाँ पर मारी गई होती, और अगर यहाँ पर तुमने हमारे ऊपर आंख उठाने की भी कोशिश की तो देख लेना हमारे मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, तुम नहीं जानते कि उनके पास कितनी ज्यादा पावर है, वो एक चुटकी बजाते हुए तुम सभी को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं जैसा कि उन्होंने तुम्हारे साथियों को खत्म किया था। जो सुनकर तो उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो प्रिंस को अपनी स्वॉर्ड देते हुए कहता है खत्म कर दो इन दोनों को, ऐसे मुंह चढ़ाने वाले लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे वो लुओली और हाउतियान को मारने वाला होता है इससे पहले ही वहाँ पर बायचेन आ जाता है जो उन सभी से कहता है किसी ने भी एक कदम बढ़ाने की कोशिश की तो देख लेना मैं 1 सेकंड के अंदर उसकी यहाँ पर जान ले लूंगा, अगर जान प्यारी है तो उल्टे पैर यहाँ से भाग निकलो, ये मेरा सेक्ट है, तुम्हारे फादर की जमीन नहीं जो यहाँ पर कोई भी ऐरा गहरा आ जाएगा। तब ये सुनकर वो जो एल्डर होता है बायचेन से कह रहा होता है तो अच्छा तुम ही हो इनके मास्टर, तुम्हारे ही दम पर ये लोग इतना उछल रहे थे, लेकिन तुम तो मुझे किसी काम के दिखाई नहीं दे रहे हो, तो आखिर तुम हमसे फाइट कैसे कर पाओगे। इसके बाद वो वहाँ पर बायचेन का ही मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि तुम तो किसी काम के हो नहीं और तुम्हारा सेक्ट भी बिल्कुल रद्दी है, जिस सेक्ट के बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सुना। लेकिन उसके इतने सारे भाषण की वजह से बायचेन को तो वहाँ पर कोई असर ही नहीं पड़ा होता है। ये देखकर तो प्रिंस भी हैरान था कि इस बायचेन के अंदर तो कितनी ज्यादा हिम्मत और एटीट्यूड है, इतने खतरनाक बातें सुनकर भी ये 1 सेकंड के लिए भी अपनी जगह से हिला नहीं और पूरे जोश के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। तब वो जो एल्डर होता है प्रिंस से कह रहा होता है जल्दी से इन दोनों को यहाँ पर मार डालो, उसके बाद हमें इसके मास्टर की भी जान लेनी है। लेकिन जैसे ही प्रिंस उन दोनों के पास आता है वो उन्हें मारने के बजाय उनकी रस्सी खोल देता है और उन दोनों के साथ बायचेन की तरफ ही भागना शुरू कर देता है ताकि बायचेन के पास जाकर उसके सेट को ज्वाइन कर सके, क्योंकि उसे बायचेन का एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आ चुका था। ये देखकर तो उस एल्डर के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने सारे साथियों को प्रिंस और बाकियों के पीछे लगा देता है ताकि सभी की यहाँ पर वो लोग मिलकर जान ले सके। लेकिन जैसे वो सारे के सारे लोग बायचेन के पास आ रहे होते हैं बायचेन वहाँ पर एक ही चुटकी बजाते हुए अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर, जिस वजह से वो सारे के सारे बदमाश लोग वहाँ से बायचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाने लगते हैं। जहाँ आने के बाद तो प्रिंस भी हैरान था कि अरे ये कौन सी अजीब सी जगह है।
लेकिन जैसे वो वहाँ से नीचे गिरने वाला होता है इससे पहले ही वहाँ पर बाई चैन का पेट ड्रैगन आ जाता है, जिसके ऊपर लू ली, हाओतियान और वो जनरल भी बैठा हुआ था, जो सभी यहाँ पर आकर प्रिंस को बचा लेते हैं। जिसके बाद वो जो ड्रैगन होता है उन सभी को बाई चैन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर लेकर आ जाता है। जो चीज देखकर तो वो प्रिंस भी हैरान था कि बाई चैन के पास तो सच में ये स्पिरिचुअल ड्रैगन भी है। इसके बारे में तो मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन आज पहली बार इसे देख भी लिया। और जैसे वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो बाई चैन को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर मुझे अपना डिसाइपल बना लो, मैं आपके सेट में ज्वाइन होना चाहता हूँ। जो सुनकर तो वो जनरल भी एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। वो प्रिंस से कहता है, आप जानते हैं ना कि आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपके फादर को इसके बारे में पता चला तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन प्रिंस उसे वहाँ पर शांत करवा देता है और प्रिंस के इतने ज्यादा जोश को देखकर बाई चैन जो होता है उसे अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए मान जाता है। ये देखकर उसकी सिस्टम जो होती है उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही होती है कि तुमने एक और लॉयल डिसाइपल को अपने सेट का हिस्सा बना लिया है, जिसकी लॉयल्टी का परसेंट 70 है। साथ ही उसे ये भी बताती है कि अभी के अभी इस प्रिंस के यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिस वजह से इसके पास ड्रैगन स्पिरिट आ जाएगी, तो इसकी ब्रेक थ्रू करने में मदद करो, उसके बदले में तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। इसलिए बाई चैन जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस के पास आता है और उसकी पावर को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है। जैसे वो उसकी पावर को एक्टिवेट करता है, प्रिंस का यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो चुका था, जिस वजह से उसकी ड्रैगन स्पिरिट उसे वापस मिल गई होती है, जिससे वो सालों से आज तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। ये देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मैंने एक सेकंड के अंदर सालों की कल्टीवेशन पावर को ब्रेक थ्रू कर लिया। बाई चैन तो सच में कमाल का है, मैंने बहुत अच्छा किया है सेट को यहाँ पर ज्वाइन करके। साथ ही इस चीज से बाई चैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस जो होता है वो घोस्ट सेट में आ चुका था वहां पर ज्वाइन होने के लिए, लेकिन वहां पर आने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि ये सेट उसे नहीं ज्वाइन करना। लेकिन जैसे सारे के सारे घोस्ट सेट के लोग बाई चैन के सेट में आते हैं, इससे पहले उसने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डालकर कैद कर दिया था, जिस वजह से उसके सेट का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिसके बाद उस प्रिंस ने बाई चैन के ही सेट को ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो सेट उसे काफी ज्यादा पसंद आ चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। उस एपिसोड की शुरुआत में बाई चैन ने उस प्रिंस का वहां ब्रेक थ्रू कर दिया होता है, जिस वजह से उसके पास उसकी ड्रैगन स्पिरिट आ चुकी थी और उसके ड्रैगन स्पिरिट को एक्टिवेट करने की वजह से बाई चैन की जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है, तुम्हें कांग्रेचुलेशन जो तुमने यहाँ पर प्रिंस के स्पिरिट को अनलॉक कर लिया, जिसके बदले तुम्हें एक ड्रैगन बोन दिया जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर तो बाई चैन एकदम ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ड्रैगन बोन सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास ड्रैगन स्पिरिट की पावर हो, जिस वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो गया होता है कि इतनी पावरफुल ड्रैगन बोन का भी वो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे तो वो प्रिंस को ही देनी पड़ेगी क्योंकि इसी के पास ड्रैगन स्पिरिट की पावर है। जिसके बाद प्रिंस जो होता है वहां पर बाई चैन को ग्रीट करना शुरू कर देता है, उससे कह रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में मदद की। आज लाइफ में पहली बार मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ, जिसमें से मैं फाउंडेशन लेवल पर पहुंच चुका हूँ। बाई चैन उससे कह रहा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमने ऐसे ही कल्टीवेशन की तो देख लेना बहुत ही जल्द तुम बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाओगे और मेरी तरफ से जो हो सकेगा वो सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने वहां पर उस ड्रैगन बोन को निकाल लिया था और वो उसे प्रिंस को देते हुए कहता है, इसे अपने पास रखो, इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने की कोशिश करो, जिस वजह से तुम यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन फॉर्मेशन बनाने के लायक बन जाओगे, क्योंकि ड्रैगन बोन तुम्हें ड्रैगन फॉर्मेशन बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे कि यहाँ पर बाई चैन ने इतनी स्पेशियल ड्रैगन बोन को तो प्रिंस को ऐसे ही दे दिया। लोग इस ड्रैगन बोन को हासिल करने के लिए न जाने दुनिया के कौन कौन से कोने में चले जाते हैं, लेकिन किसी को भी ये ड्रैगन बोन आज तक के नहीं मिला था। और देखो ये बोन हमारे मास्टर के पास ही निकला, जिन्होंने बिना किसी झिझक के उससे अपने डिसाइपल को दे दिया। हमारे मास्टर की जितना पावरफुल कोई हो सकता है क्या। साथ ही वहाँ पर प्रिंस ने भी बाई चैन को ग्रीट करना स्टार्ट कर दिया था और वो वहाँ पर बाई चैन का शुक्रिया कर रहा होता है उसकी यहाँ पर इतनी ज्यादा मदद करने के लिए, और इस वजह से उसका जो लॉयल्टी परसेंट था वो बाई चैन के लिए 80% पे पहुंच जाता है। जिसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो उस ड्रैगन बोन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ उस ड्रैगन बोन की सारी पावर उसके अंदर जा रही थी, जिस वजह से प्रिंस वहाँ पर एक और बार अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है। ये देखा तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान और खुश थे कि यहाँ पर ड्रैगन बोन का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस ने वापस से एक ब्रेक थ्रू कर लिया और उस ब्रेक थ्रू की वजह से उसका बाई चैन के ऊपर लॉयल्टी परसेंट 90 पे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि प्रिंस के सेक्ट वाला बंदा होता है, वो वहाँ पर जो एम्पायर है उन्हें सारी बात बताता है कि आगे क्या करना चाहिए। उसे वहाँ पर भविष्य का एक विजन आता है, जहाँ उसने ये देखा था कि आगे चलकर प्रिंस ड्रैगन एम्पायर बनने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और तब जाकर तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये देखकर तो वो आदमी भी हैरान रह गया होता है कि आखिर प्रिंस ऐसी कौन सी जगह पर चले गए जहाँ पर उनकी कल्टीवेशन पावर इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा ही रहा तो जैसा मैंने विजन देखा है वो दिन दूर नहीं जब
प्रिंस ड्रैगन एम्पायर बन के दिखाएंगे। दूसरी तरफ हम बायशन को देखते हैं जो तालाब के अंदर मछलियां पकड़ रहा होता है, जहाँ उसे बहुत ही ज्यादा भूख भी लगी थी। जैसे वो वहाँ पर खाना खाने वाला होता है, इससे पहले वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल आ जाते हैं, इसलिए बायशन अपने खाने को वहाँ पर छुपा देता है क्योंकि उसके सारे के सारे डिसाइपल काफी टाइम से भूखे थे और अगर यहाँ पे बैठ के अकेले बायशन खाना खाएगा तो उसके डिसाइपल को तो बुरा ही लगेगा। इसलिए वहाँ पर जो सारे के सारे डिसाइपल आए होते हैं वो बायशन से कह रहे होते हैं हमने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया, क्या हमारे सेट में कुछ खाने के लिए है ताकि उसे खाकर हम अपनी भूख मिटा सके। जिस पर बायशन जो होता है वो उन सभी से कह रहा होता है हाल फिलहाल तो मेरे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ तुम एक काम कर सकते हो, मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाओ और वहाँ पर घोस्ट सेट के जितने भी वेपन होंगे उन सभी को उठा ला, उससे हम यहाँ से दूर जो एक गाँव बसा है उसके अंदर जाकर बेचकर वहाँ से कुछ खाने पीने की चीजें खरीद लेंगे क्योंकि घोस्ट सेट के सारे लोग तो वहाँ पर जाकर मारे जा चुके हैं और उनके वेपन वगैरह वहीं पर होंगे। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो बायशन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर सारा का सारा वेपन निकाल लिए होते हैं और वो सभी उन्हें अपनी पीठ पे लाद कर वहाँ से नजदीकी गाँव की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहाँ वो 2 दिन से चल रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें वो गाँव नहीं मिला होता है। ये देखकर तो प्रिंस बायशन से कह रहा होता है आपके पास तो उड़ने वाली पावर होगी ना, क्यों ना आप उसका इस्तेमाल करो जिसकी मदद से हम बहुत ही जल्द उस गाँव में पहुंच जाएंगे क्योंकि ये सारे के सारे वेपन बहुत ही ज्यादा भारी हैं जिससे हम ज्यादा देर तक नहीं उठा सकते। लेकिन बायशन के पास तो असल में उड़ने वाली कोई पावर थी ही नहीं, इसलिए वो वहाँ पर बहाना बनाना शुरू कर देता है। वो उनसे कहता है ऊपर वाले ने जमीन आखिर बनाई किस लिए, हमारे चलने के लिए ही बनाई है ना, तो हम यहाँ पर उड़े क्यों। बंदे को डाउन टू अर्थ होना चाहिए, यानी कि उसे जमीन पे ही चलते रहना चाहिए, उड़ने की क्या ही जरूरत है। ये सुनकर तो दोनों बिचारे डिसाइपल को दोबारा से सारा का सारा बोझ उठाए आगे बढ़ना पड़ता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से उस गाँव में आ चुके थे। जहाँ आने के बाद बायचंद सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर आकर क्या चीज खाऊंगा, तब उसे वहाँ पर ज़ूशेन नाम का एक डिसाइपल दिखाई देता है जो कि जमीन पे गिरा हुआ था क्योंकि उसकी वहाँ पर हड्डियां टूट चुकी थी। ये देखकर बायचंद की जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है ये तुम्हारे सेट का डिसाइपल बनने के लिए बिल्कुल लायक है, इससे अपने सेट के शामिल कर लो। बायचंद जब उस डिसाइपल का वहाँ पर बायोडाटा देखता है तो वो एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि इसके पास तो सुप्रीम बॉडी है जो कल्टीवेशन करने में बहुत ही ज्यादा आगे चलकर पावरफुल होने वाली है, इसलिए वो उसे अपने सेट का शामिल करने के लिए मान जाता है और वहाँ पर वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि ज़ूशेन जो था वो वहाँ पर गिर के बेहोश हो गया होता है। अब वहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं जो सभी ज़ूशेन को बायचंद के हाथों में देखकर कह रहे होते हैं कि इसने यहाँ पर इसकी जान ले ली है। ये देखकर बायचंद जो होता है उनसे कह रहा होता है तुम लोगों की आंखें नहीं क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता, आखिर मैंने यहाँ पर इसकी जान क्यों ली, मैं क्या ही कर लूंगा इसकी जान लेकर यहाँ पर, और वैसे भी तुम लोगों ने अपनी आंखों से थोड़ी देखा है कि मैंने यहाँ पर इसकी जान ली है। तभी वहाँ पर हाउतियान भी आ जाता है जो अपने साथियों से कह रहा होता है जल्दी यहाँ पर आओ, लगता है मास्टर ने किसी का यहाँ पर खेल खत्म कर दिया। जो देखकर तो सारे के सारे सिपाही समझ चुके थे कि ये काम बायचंद का ही है, इसने यहाँ पर ज़ूशेन की जान ली है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर बायचंद को पकड़ते इससे पहले वहाँ पर प्रिंस आ जाता है, जिसे देखकर तो वो सारे के सारे सिपाही वहाँ पर घबरा चुके थे क्योंकि सारे सिपाही असल में उस प्रिंस के ही सेक्ट के होते हैं। ये देखकर तो हाउतियान भी हैरान था कि यहाँ पर तो प्रिंस तो बिल्कुल लाजवाब इंसान निकला, इसने तो हमारी यहाँ पर जान बचा ली, इसके प्रिंस होने का हमें बहुत ही अच्छा फायदा मिला है। जिसके बाद अब सारे के सारे लोग ज़ूशेन को भी वहाँ से अपने सेट में ले जाने लगते हैं ताकि उसे वहाँ पर जाकर उसका जो भी इलाज करना है वो करने के बाद उसे उस सेट का हिस्सा बना सके। जहाँ आने के बाद उसे होश आ जाता है, जहाँ पर सारे लोग कह रहे होते हैं हमारे मास्टर ने तुम्हें बचाकर यहाँ पर लाया है, तुम्हें तो इस बात से काफी ज्यादा खुश होना चाहिए कि मास्टर ने तुम्हारी यहाँ पर जान बचा ली। लेकिन ज़ूशेन जो होता है सभी से कह रहा होता है आगे तुम लोगों ने मेरी यहाँ पर जान क्यों बचाई, मुझे तो मर जाना ही चाहिए था, मैं तो काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ कि कब मैं मारा जाऊँ, मेरे पास जिंदा रहने के लिए कोई चीज बची ही नहीं है। ये सुनकर तो सभी हैरान रहते हैं कि आखिर इस ज़ूशेन के ऊपर क्या मुसीबत आकर टूट चुकी है जो यहाँ पर ये ऐसी बातें कर रहा है। तब ज़ूशेन जो होता है उन सभी को वहाँ पर बता रहा होता है बचपन में ही मेरे पेरेंट्स मारे जा चुके थे और उसके बाद से मेरे अंकल ने मुझे संभाल कर बड़ा किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरी बॉडी सुप्रीम बॉडी है और मैं वहाँ से कल्टीवेशन करने के लिए जाना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे कल्टीवेशन करने से मना कर दिया और मेरी सारी की सारी बोन को अंदर से तोड़ दिया ताकि मेरी सुप्रीम बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाए। उसके बाद तो आज तक मैं कभी कल्टीवेशन कर ही नहीं पाया हूँ, मैंने हर तरह से दिखा लिया लेकिन मेरी बोन तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, मुझे सुप्रीम बॉडी लेकर भी क्या ही फायदा जब मैं खुद की कल्टीवेशन कर ही नहीं पा रहा, इसलिए मुझे मर जाना चाहिए था क्योंकि मैं बिल्कुल यूजलेस पर्सन बन चुका हूँ। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा उदास हो जाते हैं कि यहाँ पर ज़ूशेन की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई गई है। तब बायचंद जो होता है उससे कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरे सेट में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे के सारे घाव को ठीक करते हुए तुम्हारी बोन को भी ठीक कर दूंगा, जिसके बाद तुम कल्टीवेशन करते हुए खुद को ब्रेक थ्रू कर पाओगे और अपनी सुप्रीम बॉडी का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाओगे। ये सुनकर तो ज़ूशेन जो होता है बायचंद के पैरों में आकर गिर जाता है, उससे कह रहा होता है अगर आपने मेरे बोन को ठीक कर दिया तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर तो बायचंद भी खुश हो जाता है और उसने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही ज़ूशेन को छुआ था वहाँ पर उसकी पावर एक्टिवेट होने लगती है और जितनी भी उसकी बोन वहाँ पर टूटी हुई थी वो सभी 1 सेकंड के अंदर ही जुड़ जाती है, जिस वजह से अब ज़ूशेन की बॉडी से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था। ये देखकर तो वो भी हैरान रहता है कि आखिर मेरी बॉडी के साथ ये हुआ क्या। बादशाह ने तो यहाँ पर मेरी सारी की सारी चोटों को बस 1 सेकंड के अंदर ठीक कर दिया, जिस वजह से मैं अपनी सुप्रीम बॉडी का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। और सच में उसकी बॉडी के अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा होता है कि चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आने लग गया था। ये देखकर तो सभी एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं कि इसके पास तो सच में काफी ज्यादा
पावर थी, बस इसकी बोन टूटने की वजह से ये अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ये देखकर सभी एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके सेट में एक और पावरफुल बंदा एंटर कर चुका है। जिसके बाद जूशन जो होता है वहां पर बायचेन को ग्रीट करना शुरू कर देता है और उससे कह रहा होता है आज से मैं आपको मास्टर मानने के लिए तैयार हूँ। आपने जो मेरे लिए किया दुनिया में कोई भी मेरे लिए नहीं कर पाता। जिसके बाद बायचेन जो होता है अपने साथियों से कह रहा होता है जाओ और इस जूशन को हमारा पूरा का पूरा सेट दिखाओ। इसलिए हाओतियान जो होता है जूशन को वहां पर अपना सेट दिखाना शुरू कर देता है। तब जूशन को वहां पर एक तालाब दिखाई देता है जिसे देखकर तो उसे वहां पर नहाने का मन हो गया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से वहां पर तालाब में नहाने के लिए चला जाता है। लेकिन ये देखकर हाओतियान उससे कह रहा होता है अरे तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि असल में वो तालाब नहीं बल्कि हमारे मास्टर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाने का रास्ता है। तो वहीं उस तालाब के अंदर जाने की वजह से जूशन जो होता है बायचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुका था, जहां पर वो ड्रैगन को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायचेन अपने 2 डिसाइपल के साथ एक गांव में आ गया होता है, जहां पर आने के बाद वो कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए आया था। लेकिन तब उसे वहां पर जूशियन नाम का एक डिसाइपल दिखाई देता है जिसकी हालत वहां पे खराब थी। इसलिए बायचेन जो होता है उसे वहां से अपने सेट में ले आता है और उसे वहां पर अपना डिसाइपल भी बना लेता है, जहाँ उसने उसकी पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से वो काफी सालों तक जहाँ अपनी सुप्रीम बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। बायचेन के छूने के साथ ही उसकी सुप्रीम बॉडी की पावर एक्टिवेट हो गई होती है। ये देखकर तो जूशियन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जूशियन को देखते हैं जो अनजाने में ही उसी तालाब के अंदर जाकर गिर चुका था जहाँ पर बायचेन का ड्रैगन रहता है। और वहां आने के बाद जूशियन के सामने वो ड्रैगन आ गया होता है, जिसे देखकर तो उसकी वहां पर हालत खराब हो जाती है कि आखिर ये कौन सी मुसीबत यहाँ पर आ गई। दूसरी तरफ बायचेन जो होता है आराम से बैठ के ये सोच रहा था कि मुझे तो एक काफी अच्छा डिसाइपल मिल चुका है जिसके पास सुप्रीम बॉडी भी है, वो आगे चलकर मेरे सेट को काफी अच्छे से संभाल सकता है। लेकिन तभी उसकी सिस्टम उसे बताती है तुम्हें जल्दी अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाना होगा क्योंकि वहाँ के ड्रैगन ने जूशियन को निकल लिया है। अगर तुम जल्दी वहां पर नहीं गए तो हो सकता है वो इसे हजम भी कर जाएगा। ये देखकर बायचेन जो होता है वहीं पर से अपने ड्रैगन को ऑर्डर देना शुरू कर देता है कि जल्दी से वॉमिट करके जूशियन को बाहर निकालो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साथ ही वो वहां पर काफी ज्यादा घबरा भी चुका था कि यहाँ पर जूशियन बच पाएगा भी या फिर नहीं। तो वहीं पर वो जो ड्रैगन होता है उसे वहां पर जूशियन को वॉमिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे पहले ही जूशियन ने अपनी सुप्रीम बॉडी की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को उसके अंदर से बाहर निकाल लिया था। ये देखकर तो हाओतियान भी हैरान रहता है कि ये बड़ी ही आसानी के साथ बायचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से ड्रैगन से भी बचकर बाहर निकल कर आया। इसके पास तो सच में काफी ज्यादा पावर है। मुझे भी ऐसी सुप्रीम बॉडी चाहिए थी ताकि मैं खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सकूं। दूसरी तरफ बायचेन की सिस्टम होती है उससे कह रही होती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ कल्टीवेशन करने के रूम को सिलेक्ट किया है, उसके अंदर जाकर तुम अपने डिसाइपल की प्रैक्टिस करवा सकते हो। ये देखकर तो बायचेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मैं अपने डिसाइपल को ऐसी कड़ी कड़ी ट्रेनिंग दूंगा जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। अब मेरी बारी है इन्हें परेशान करने की। इसके थोड़ी देर बाद वहां पर सारे के सारे डिसाइपल आ चुके थे जो यहाँ पर इस प्रैक्टिस रूम को देखकर हैरान रहते हैं कि कुछ टाइम पहले तो यहाँ पर किसी भी तरह का प्रैक्टिस रूम नहीं था, तो आखिर अचानक से यहाँ पर ये प्रैक्टिस रूम कैसे आ गया। जिसके बाद वहाँ पर बायचेन आता है जो सारे लोगों से कह रहा होता है देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस रूम को अरेंज किया है, इसलिए बारी बारी तुम सब इसके अंदर जाओ और वहां जाकर अपनी प्रैक्टिस करो, जिसकी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बढ़ जाएगी और तुम्हारे अंदर का डर भी किसी सी चीज से भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जूशियन उसके अंदर जाने वाला होता है बायचेन उसे रोक लेता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर रुको, मुझे तुम्हारे लिए थोड़ी टेंशन हो रही है कि तुम अभी ही इतनी जल्दी प्रैक्टिस रूम में नहीं जा सकते, इसके लिए तुम्हें पहले खुद की कल्टीवेशन पावर और प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे वहां पर ह्यूमनली टेक्निक वाली बुक और स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक दे देता और उसे देते हुए उससे कहता है जल्द से जल्द इस पूरी की पूरी बुक को समझकर इसमें जो तरीका बताया गया है उसे सीख लो, उसके बाद मैं तुम्हें भी प्रैक्टिस रूम में अंदर जाने की परमिशन दे दूंगा। ये देखकर तो जूशियन भी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों किताब को अपने पास रख लेता है ताकि जल्द से जल्द वो उन दोनों किताब को सीख सके। जिसके बाद बायचेन उसी तालाब के पास आता है जहाँ पर उसे एक पोर्टल की तरह सारी चीजें दिखाई दे रही थी कि आखिर उस प्रैक्टिस रूम के अंदर सारे लोग किस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तब उस चीज को देखकर तो बायचेन वहाँ पर हैरान रह जाता है क्योंकि ये प्रैक्टिस रूम काफी ज्यादा खतरनाक था। जो भी वहाँ पर प्रैक्टिस करने गया होता है उससे वहाँ पर उसके दुश्मन ही दिखाई देते हैं जिनसे उससे फाइट करनी होगी। जैसे कि प्रिंस के प्रैक्टिस रूम के अंदर उसे उसके फादर दिखाई देते हैं जो उसके सामने काफी ज्यादा गुस्से में थे कि आखिर उसने घोस्ट सेट को क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि प्रिंस अपने फादर से काफी ज्यादा डर रहा है और उसकी यहाँ पर यही प्रैक्टिस है कि उसे अपने फादर को यहाँ पर हराना होगा, जिस वजह से असली में भी उसका डर उसके फादर से खत्म हो जाएगा। इसी तरह की ये प्रैक्टिस होती है। ये देखकर तो बायचेन खुद में कह रहा होता है ये तो कमाल की प्रैक्टिस रूम है, ऐसे तो बड़ी ही आसानी के साथ सारे के सारे डिसेबल का डर उनके अंदर से खत्म हो जाएगा और मुझे इन लोगों की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी ये सारी इल्यूजन ही तो होंगे, इन्हें कहीं चोट लगने वाली है। इसलिए वो वहीं पर आराम करने लगता है। लेकिन तभी उसकी सिस्टम उसे बताती है जल्दी से प्रैक्टिस रूम के अंदर जाओ क्योंकि वहां पर जो भी डिसेबल प्रैक्टिस करने गए उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, उनके दुश्मनों ने इसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। और ये प्रैक्टिस रूम किसी तरह का इल्यूजन नहीं बल्कि जो भी डिसेबल अंदर गए हैं उनके दुश्मनों का बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका होगा। अगर वो उसे मारेंगे तो हो सकता है यहाँ पर डिसेबल की जान भी
भी चली जाए, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अभी के लिए प्रैक्टिस रूम को बंद करना होगा, वरना किसी न किसी डिसेबल की यहाँ पर जान चली जाएगी। जो देखकर तो बाचन के पसीने छूट जाते हैं, इसलिए वो जल्द से जल्द वहां पर उस प्रैक्टिस रूम को बंद कर देता है, जिस वजह से सारे डिसेबल प्रैक्टिस रूम के बाहर आते हैं। उनकी यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। वो वहां पर आने के बाद बाचन से कह रहे होते हैं, मास्टर हमें माफ कर देना, हम यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिस रूम तो हमने आज तक कभी नहीं देखा था जो हमें हमारे दुश्मनों से मिलवा देता है। वहां पर हमें हमारे दुश्मनों से फाइट करनी होती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोबारा से इसके अंदर जाएंगे और पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे कि हम यहाँ के प्रैक्टिस रूम को पूरा कर पाए, और उसके बाद हमारे अंदर से दुश्मनों का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस पर बादशाह उनसे कहता है, तो ठीक है, तुम बाद में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी होगी। उसके बाद अब देखते ही देखते सारे लोग कैंप लगाकर वहां पर खाना शुरू कर देते हैं, जहाँ सारे लोग बादशाह से कह रहे होते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर उस प्रैक्टिस रूम में हम किस तरह से अपने डर के ऊपर काबू पा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने वहां पर अपने डर के ऊपर काबू नहीं पाया तो हमारे दुश्मन का जो रेप्लिका है वहां पर वो हमारी जान ले लेगा। इस पर बादशाह जो होता है उन्हें समझा रहा होता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर से किसी भी चीज का डर निकालना होगा। जब तुम एक बार डर को निकालने के बाद खुद के इमोशन पे कंट्रोल कर पाओगे तो उसके बाद तुम आसानी के साथ अपने डर को वहां पर खत्म कर सकते हो। उसके बाद तुम उस प्रैक्टिस रूम में तो क्या असली में भी जाकर अपने दुश्मनों का मुकाबला करते हुए उसे हरा पाओगे। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि अब तो हम हमारे दुश्मन को प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर खूब मजा चखाएंगे। लेकिन वही बातों बातों में उन लोगों ने सारा का सारा खाना खा लिया होता है, जिस वजह से बादशाह को वहां पर एक लुकमा भी नहीं मिलता। ये देखकर तो बादशाह के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। उसके गुस्से की वजह से वहां पर बिल्कुल तूफान सा आने लगता है और चारों तरफ बिल्कुल आंधी तूफान जैसा मौसम छा चुका था। ये देखकर तो सारे लोग हैरान रहते हैं कि अरे अचानक से यहाँ का मौसम कैसे बदल गया। जिसके बाद बादशाह जो होता है अपनी सिस्टम को गालियां देना शुरू कर देता है कि देखो तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर खाना तक नहीं मिला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और जो बातें वो गालियां देने में कह रहा होता है वो सारी बातें उन सारे के सारे डिसाइपल को मोटिवेशन की तरह लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि बादशाह यहाँ पर उन्हें मोटिवेट कर रहा है ऐसी ऐसी गालियां देकर, जिस वजह से तो उनका जोश सातवें आसमान पे वहां पर पहुंच जाता है। और अब सबसे पहले बारी लू ली की आती है, जो वहां पर से अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर चली जाती है। और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि आखिर वो घोस्ट सेक्ट वाले लू ली के पीछे क्यों पड़े थे, क्योंकि उन लोगों ने उसके फादर की जान ले ली थी, जिसके बाद वो उसे भी मारना चाहते थे। इसी वजह से लू ली घोस्ट सेक्ट वालों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है, इसलिए वो यहाँ पर हिम्मत जुटा रही होती है ताकि यहाँ पर घोस्ट सेक्ट वालों से कम इस प्रैक्टिस रूम के अंदर तो अपना बदला ले सके। और वो सच में वहां पर घोस्ट सेक्ट वालों की खूब पिटाई करती है। जिसके बाद हम प्रिंस को भी देखते हैं, जिसके सामने उसके फादर होते हैं, वो उसके ऊपर स्वॉर्ड ताने होते हैं ताकि यहाँ पर अपने बेटे की जान ले सके, क्योंकि उसने उनका वादा तोड़ दिया था घोस्ट सेक्ट में ना ज्वाइन होते हुए। ये देखकर तो प्रिंस भी अपनी वहां पर स्वॉर्ड निकाल लेता है, अपने फादर से कहता है, बस बहुत हो गया, बचपन से मैं आपसे डरते हुए आ रहा हूँ, लेकिन अब डरने का टाइम खत्म हो चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो अपने फादर के साथ ही फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड को अपने फादर के अंदर घुसाते हुए उनका वहां पर खेल खत्म कर देता है, क्योंकि अब उसके पास काफी ज्यादा पावर आ चुकी थी और यहाँ पर प्रैक्टिस करने की वजह से उसके अंदर हिम्मत भी आ गई होती है, जिस वजह से अब उसके अंदर से उसके फादर का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ये देखकर तो बादशाह भी काफी ज्यादा खुश रहता है। वहीं हम हाओतियान को भी देखते हैं, जिसके सामने चैन हाओ अपने साथियों के साथ आ गया होता है, क्योंकि हाओतियान का सबसे बड़ा दुश्मन वही है, जिसने तो हाओतियान की बंदी को भी अपने साथ ले गया और 1 महीने बाद उन दोनों की फाइट होगी। उसी फाइट में ट्रेनिंग करने के लिए तो बादशाह ने उसे यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर हाओतियान जो होता है ठीक तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाता, इसलिए बादशाह उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर बताता हूँ कि आखिर वहां पर अपने डर पे किस तरह से काबू पाया जाता है। जिसके बाद जो जोश में तो प्रैक्टिस रूम के अंदर चले जाता है, लेकिन जब वो वहां पर आता है उसे उसके दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके डिसाइपल ही दिखा, और वहां पर उनके डिसाइपल का रेप्लिका आ गया होता है, जो यहाँ पर बादशाह के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। जिन सभी से मिलकर बादशाह वहां पर बहुत ही ज्यादा मार खाने लगता है। उसकी सिस्टम उससे कह रही होती है, क्या तुम इस प्रैक्टिस को बंद करना चाहते हो? तो बादशाह उससे कह रहा है, नेकी और पूछ जल्दी से बंद करो, लेकिन उसकी सिस्टम तो उसे वहां पर बहुत ज्यादा मार खिलाती है। और जब यहाँ पर बादशाह की हालत खराब हो जाती है तब उसके प्रैक्टिस रूम को यहाँ पर बंद कर देती है, जिस वजह से बादशाह का वहां पर थोपड़ा सूज गया होता है। लेकिन जब इतनी मार खाने के बाद वो अपने सिस्टम से पूछता है, क्या तुम मुझे बताओ कि मेरी कल्टीवेशन पावर कितनी ज्यादा बढ़ी है? तब उसकी सिस्टम उसे बताती है, तुम तो अभी तक के वैसे ही हो, तुमने अभी तक जरा से भी प्रोग्रेस नहीं किया। ये देखकर तो बादशाह के गुस्से का वहां पर ठिकाना नहीं रहता। वो खुद में कह रहा होता है, आखिर मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी कोई मदद क्यों नहीं करता? देखते ही देखते मेरे डिसाइपल मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं, ऐसा ही रहा तो मुझे कुछ टाइम बाद अपने डिसाइपल का ही डिसाइपल बनना पड़ जाएगा। साथ ही वहां पर उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाला ड्रैगन भी आ जाता है, जो खुद भी यहाँ पर आकर बादशाह का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर इंसान निकले। जिसके बाद वहाँ हाओतियान आता है। वो बादशाह से कहता है, मास्टर आपके थोपड़े को क्या हुआ, किसी ने आपकी सुताई कर दी क्या? लेकिन बादशाह
बाईचैन उससे कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, यहाँ पर कुछ बदमाश लोग आ चुके थे जिनसे फाइट करते हुए मुझे थोड़ी सी चोट लग गई, तुम्हें इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन में ये चोटें ठीक हो जाएगी। बेचारे ने अपनी यहाँ पर जैसे तैसे इज्जत बचा ली। उसके बाद बाईचैन उससे कह रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें प्रैक्टिस रूम में नहीं जाना क्या, जल्दी जाओ वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को पूरा करो। वहीं पर काफी ज्यादा मार खाने के बाद जूशन भी बाहर निकल कर आता है, लेकिन तब भी वहाँ पर हिम्मत बनाकर वो दोबारा से प्रैक्टिस रूम के अंदर चले जाता है ताकि अपने दुश्मनों का यहाँ पर मुकाबला कर सके। जिसके बाद हम हाओ तियान को देखते हैं जो फिर से अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर आ चुका था और वहाँ पर उसके सामने चेन हाओ आ गया होता है जिसने अपनी स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हाओ तियान के ऊपर अटैक कर दिया था। और यहाँ पर चेन हाओ अकेला नहीं होता बल्कि हाओ तियान की बंदी भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दी थी, जिन सभी से हाओ तियान अकेले अपनी हिम्मत बनाए हुए लड़ते जा रहा था क्योंकि हाओ तियान कैसे भी करके अपने सारे के सारे दुश्मनों से अपना बदला लेना चाहता है। लेकिन तब भी यहाँ पर वो काफी ज्यादा मार खा जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाईचैन को उसकी सिस्टम ने एक प्रैक्टिस रूम दिया होता है, इसलिए बाईचैन अपने सारे के सारे डिसाइपल को उस प्रैक्टिस रूम के अंदर डाल देता है। और वो प्रैक्टिस रूम ऐसा था कि अगर कोई भी डिसाइपल उसके अंदर जाए तो उससे अपने सामने का जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा का एग्जैक्ट रेप्लिका दिखाई देगा और उसके साथ उससे फाइट करनी होगी। अगर यहाँ पर फाइट करते हुए वो अपने दुश्मन को हरा दे तो उससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट मिल सकता है कि अगर जब वो अपने दुश्मन के सामने असली में जाएगा तब उसे वहां पर वो हरा सकता है। इससे सारे के सारे डिसाइपल अंदर जाकर अपने अपने दुश्मनों के साथ वहां पर फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हाओ तियान को देखते हैं जो खुद भी अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर आ गया होता है, लेकिन वहां आने के बाद चैन हाओ बाकी लोग जो थे उसे बहुत मार रहे होते हैं, जिस वजह से हाओ तियान की वहां पर हालत खराब हो जाती है और वो वहां पर अपने मास्टर को बुला रहा होता है कि मास्टर जल्दी से यहाँ पर आकर मुझे बचा लो, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा। जो सुनकर तो चैन हाओ बाकी सभी वहां पर हाओ तियान का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि देखो ये कितना डरपोक इंसान है, ये तो हमारे साथ फाइट कर ही नहीं सकता। थोड़ी सी फाइट के अंदर देखो इसने अपने मास्टर को आवाज लगाना शुरू कर दिया। हाओ तियान की जो बंदी होती है वो भी वहां पर उसका मजाक उड़ा रही होती है कि अच्छा वो मैंने तुम्हारे यहाँ पे साथ छोड़ दिया क्योंकि वैसे भी ऐसे कमजोर इंसान के साथ रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बाद सारे के सारे लोग हाओ तियान से कह रहे होते हैं तुम्हारे यहाँ पर कोई मास्टर नहीं आने वाला, अगर चाहो तो आवाज लगाकर देख लो, आज हम तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाले। ये देखकर तो हाओ तियान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूरे गुस्से के साथ वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से सारे के सारे लोग उड़कर वहां से दूर चले जाते हैं। और अब यहाँ पर हाओ तियान काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। ये देखकर चैन हाओ बाकी लोग जो होते हैं वो हाओ तियान से कह रहे होते हैं इतनी छोटी मोटी पावर दिखाकर तुम हमें यहाँ पर नहीं हरा सकते, दम है तो हमें यहाँ पर हरा कर दिखाओ। जिस पर हाओ तियान जो होता है उन तीनों से कह रहा होता है माना कि मैं कमजोर हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मेरा नाम तक ठीक नहीं है, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी जो बंदी थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन तब भी जब सारी दुनिया ने मुझे नकार दिया था तब मुझे मेरे मास्टर मिले जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे अपने सेक्ट में ले गए। वहां पर ले जाने के बाद उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है कि किसी भी मुसीबत का किस तरह से सामना किया जा सकता है। तो ऐसे मैं अपने मास्टर की उम्मीदों पे पानी नहीं फेर सकता। जब मेरे मास्टर को मुझ पर भरोसा है कि हाँ मैं अपने दुश्मनों को हरा सकता हूँ तो आखिर मुझ पे मेरा खुद का भरोसा क्यों ना हो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी और भी कई गुना ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से वो पूरी तरह से ऑरा से भर गया होता है। ये देखकर तो सभी हैरान थे कि आखिर इससे अचानक से हो क्या गया, ये तो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई देने लग गया है। इसके बाद अब हाओ तियान उसी लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के पास आता है ताकि उनके ऊपर अटैक करके उनकी जान ले सके। वो तीनों लोग हाओ तियान के ऊपर अटैक किए जा रहे होते, लेकिन अब यहाँ पर हाओ तियान काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सबसे पहले तो चेन हाओ को उठाकर फेंके जा रहा होता है जहाँ चेन हाओ की वहां पर हालत खराब हो चुकी थी। जिसके बाद हाओ तियान अपने दुश्मनों को मारने के बाद उस प्रैक्टिस रूम से बाहर निकल कर आ जाता है, जहाँ वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज उसने पहली बार अपने दुश्मनों का भले ही प्रैक्टिस रूम में क्यों ना हो लेकिन मुकाबला तो किया ही। तब बाहर आने के बाद बाईचैन जो होता है हाओ तियान से कह रहा होता है तुम्हें पता है ना कि 3 दिन बाद 1 महीना पूरा होने वाला है। 1 ही महीने का हमने टाइम दिया था ना चेन हाओ को कि 1 महीने बाद तुम उसके पास जाओगे उससे फाइट करने के लिए और उसे हराकर उसकी औकात दिखा दोगे। तो तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? जिसमें हाओ तियान कहता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने सिखाया मैं उन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए खुद को इम्प्रूव करते जा रहा हूँ और उस कॉम्पिटिशन में मैं आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ हम डेविल ब्लड सेट का सीन देखते हैं जहाँ कहीं चेन हाओ जो है वो डिसाइपल है। वहाँ पर उसके मास्टर जो होते हैं उसे एक एल्डर से मिलवाते हैं जो कि इस सेट के एल्डर, और ये भी उस कॉम्पिटिशन में चेन हाओ के साथ जाएंगे ताकि देख सके कि वहाँ पर चेन हाओ जीत पाता भी है या फिर नहीं, क्योंकि ये मामला अब डेविल ब्लड सेट की इज्जत के ऊपर आ चुका है। अगर वहाँ पर चेन हाओ हार गया तो उसकी सेट की इज्जत वहाँ पर खराब हो सकती है। इसके बाद वो जो एल्डर होता है वहाँ पर एक डिमोनिक पिल को बाहर निकालता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूआई पावर भरी हुई थी और उसे निकालते हुए वो उसे चेन हाओ को दे रहा होता है ताकि फाइट के दौरान वो उस पिल का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बढ़ा ले, जिसके बाद तो वो आसानी के साथ हाओ तियान को हरा सकता है। इसलिए चेन हाओ जो होता है वहाँ पर उस पिल को ले लेता है, जिसे लेने के बाद वो उस एल्डर का वहाँ पर शुक्रिया कर रहा होता है और उसका शुक्रिया करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद चेन हाओ का जो मास्टर होता है वो उस एल्डर से कह रहा होता है
क्या आप पागल हो गए? आप जानते भी हैं कि ये पिल कितनी ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है इसकी वजह से उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो इतनी ज्यादा पावर को नहीं संभाल पाएगा। लेकिन वो जो एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं ये फाइट हमारे सेट की इज्जत के ऊपर आ चुकी है, मैं कैसे भी करके इस फाइट में हार कर अपने सेट की बदनामी नहीं देख सकता। कैसे भी करके चेन हाओ को ये फाइट जीतनी ही होगी, भले से उस फाइट में उसकी जान ही क्यों न चली जाए। जो सुनकर तो वो मास्टर भी हैरान रह चुका था। दूसरी तरफ हम बायचन को देखते हैं जिसकी सिस्टम उससे कह रही होती है मैंने आसपास किसी डिसाइपल को महसूस किया जो तुम्हारे सेट का हिस्सा बनना चाहता है, इसलिए जाओ उसके पास और उसे अपने सेट में शामिल करने की कोशिश करो। अगर इस टास्क में तुम फेल रहे तो देख लेना मैं तुम्हारे सारे के सारे बाल निकाल दूंगी और आगे से तुम्हें टकला रहकर ही रहना पड़ेगा। जो सुनकर तो बायचन भी हैरान रहता है। वो सिस्टम से कह रहा होता है क्या तुम पागल हो? अब मैं कहाँ से उड़ के जाऊँ, किसी डिसाइबल को अपने सेट का हिस्सा बना लो। लेकिन उसके गुस्सा करने पे उसकी सिस्टम जो होती है उसे सिर्फ 3 घंटे का टाइम दे देती है कि 3 घंटे के अंदर उस डिसाइपल को तुम्हें ढूंढना होगा। जो सुनकर तो बेचारा बायचन और ज्यादा परेशान हो जाता है कि डिसाइपल 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 मैं कहाँ से लाऊं ऐसे डिसाइपल। और जैसे वो अपने कमरे के बाहर आता है उससे वहां पर उसके बाकी सारे डिसाइपल दिखाई देते हैं जो सभी वहां पर बायचन से कह रहे होते हैं मास्टर आपको याद है ना कि अभी हमें डेविल ब्लड सेक्ट में जाना है क्योंकि वहां पर हाउतियान की फाइट होने वाली है। तब ये सुनकर बायचन सोच रहा होता है कि हुआ ना हो जरूर डेविल ब्लड सेक्ट के आसपास ही कोई होगा जो मेरे सेट का हिस्सा बनना चाहता है, इसलिए मुझे वहां पर जाकर देखना चाहिए ताकि मैं उस डिसाइपल को वहां पर जाकर अपने सेट में शामिल कर सकूं, जिससे कम से कम मेरे बाल तो बच जाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के लिए उनके पास ऐसी कोई भी इक्विपमेंट नहीं होती है जिसके ऊपर बैठ कर वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सके। पैदल जाएंगे तो कम से कम इसमें 5 दिन निकल जाएंगे और कंपटीशन तो आज ही था। साथ ही बायचन के पास तो कोई पावर भी नहीं है कि वो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट करते हुए सभी को 1 सेकंड के अंदर वहां पर ले जाए। ये देखकर तो बायचन काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो अपनी सिस्टम से भी इसके बारे में मदद मांगता है लेकिन उसके पास तो ऐसे कोई खास पॉइंट बचे ही नहीं जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने सिस्टम से टेलीपोर्टेशन पोर्टल को मांग सके। लेकिन तब वहां पर वो जो प्रिंस होता है बायचन की तारीफें करना शुरू कर देता है कि हमें अपने मास्टर के ऊपर पूरा भरोसा है, वो कैसे भी करके हमें यहाँ से ले जाएंगे। उनकी जितना अच्छा मास्टर तो दुनिया में कोई नहीं होगा। वो हमेशा कमजोरों की मदद करते हैं और उन्हें अपने सेट में शामिल करके उन्हें पावरफुल बना देते हैं। उनके जैसा मास्टर कोई नहीं होगा। ये सुनकर तो बायचन की सिस्टम भी खुश हो जाती है और इसी खुशी के बदले वो बायचन से कह रही होती है मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन पोर्टल दे देती हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम जल्द से जल्द डेविल ब्लड सेक्ट के अंदर जा सकते हो। ये देखकर तो बायचन भी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद उसने वहां पर अपनी सिस्टम की पावर का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्टेशन पोर्टल को एक्टिवेट कर लिया था और उसकी मदद से 1 सेकंड के अंदर ही वो सारे के सारे लोग डेविल ब्लड सेक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। ये देखकर तो वहां के एल्डर मास्टर भी हैरान थे कि आखिर ये किस तरह का पोर्टल है, ऐसा पोर्टल तो जल्दी किसी के पास होता नहीं है, लेकिन आखिर इस बायचन के पास ये पोर्टल कैसे आया। इसलिए वो जो एल्डर होता है वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बायचन की पावर को देखने लगता है कि आखिर इसके पास कितनी पावर है जो इसने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना दिया। लेकिन उसे पता चलता है कि वहां पर तो उसे उसकी पावर दिखाई ही नहीं दे रही है। ये देखकर वो हैरान रहता है कि आखिर मैं यहाँ पर बायचन की पावर को क्यों नहीं देख पा रहा, जबकि वो असल में इसलिए नहीं देख पा रहा होता है क्योंकि बायचन के पास तो कोई पावर है ही नहीं, बेचारा एकदम नल्ला आदमी है। जिसके बाद बैटल एरिना के अंदर हाउतियान आ जाता है जो यहाँ पर चैन हाउ से फाइट करने के लिए आया था। वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके सभी को दिखाता है। ये देखकर तो सभी हैरान थे कि जब यहाँ पर 1 महीने पहले हाउतियान गया था तो उसके पास तो कोई भी पावर नहीं थी, लेकिन अब देखो ये कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसने क्यूआई रिफाइनिंग के 17 लेवल को रीच कर लिया है, तो सच में कमाल की बात है। 1 महीने में इतना प्रोग्रेस करना, जरूर इसके पीछे इसके मास्टर का ही हाथ होगा, वरना तो कोई भी ऐसे इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता। ये देखकर तो चैन हाउ भी हैरान था, लेकिन तब भी उसे वहां पर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं यहाँ पर तो इस हाउतियान को हरा कर ही रहूंगा और ऐसे यहाँ पर इसकी औकात दिखा दूंगा कि ये कितनी भी कल्टीवेशन क्यों ना कर ले, मेरे सामने ये नहीं टिक पा। इसके बाद उसने वहां पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था और अब देखते ही देखते दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन हाउतियान तो वहां पर अपनी लकड़ी वाली स्वॉर्ड को लाना भूल ही गया था, जिस वजह से यहाँ पर उसके पास कोई स्वॉर्ड होती ही नहीं है और बिना स्वॉर्ड के वहां पर फाइट ही नहीं कर पा रहा होता है। जिस चीज का फायदा उठाते हुए चैन हाउ उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था, लेकिन तब लूली जो होती है वो अपनी लकड़ी वाली स्वॉर्ड को हाउतियान को ही दे देती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए अब वहां पर चैन हाउ के सारे अटैक को रोकना शुरू कर देता है। और अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा टक्कर की चल रही होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था। तब ये देखकर चैन हाउ जो होता है वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसने दोबारा से हाउतियान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन तब हाउतियान उसे उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से चैन हाउ वहां पर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर तो हाउतियान भी खुश था, वो वहां पर सभी को अपनी पावर दिखा रहा होता है कि देखो अब मैं पहले वाला हाउतियान नहीं रहा जो कि बहुत ही कमजोर था, अब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, इसलिए अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो आए और मुझे बुली करके दिखाए। तो वो जो एल्डर होता है चैन हाउ से कह रहा होता है तुम अब समझ गए होगे कि अब तुम्हें किस चीज का इस्तेमाल करना है, जल्द से जल्द उस पिल को खाओ और अपनी पावर को यहाँ पर बढ़ाओ। मैं ये देख नहीं सकता कि हमारा सेट यहाँ पर किसी नौसिखिया सेट के सामने हार जाए। ये देखकर तो चैन हाउ जो होता है वहां पर उस पिल को खाना शुरू कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल करके वो अपनी पावर को बढ़ा सके। और जैसे वो वहां पर उस पिल को कंज्यूम करता है उसके अंदर से काफी ज्यादा भयंकर तरीके से पावर बाहर निकलना शुरू हो गई थी और अब वो वहां पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए हाउतियान के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है। ये देखकर तो हाउतियान भी घबरा चुका था कि इसने तो अचानक से सच में अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया, क्या मैं इसे यहाँ पर हरा पाऊंगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड
एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ तियान जो होता है वहां से अपने सेक्ट में आ गया होता है, जहां आने के बाद उसकी फाइट चेन हाओ से होने वाली होती है। और अब यहाँ पर हाओ तियान की जो पावर थी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसे देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रहते हैं कि हाओ तियान तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिसके बाद हाओ तियान और चेन हाओ के बीच फाइट शुरू हो गई होती है, जहाँ दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से फाइट किए जा रहे थे। लेकिन तब वहां पर जैसे ही चेन हाओ हारने वाला होता है, उसने वहां पर अपने एल्डर की दी हुई डिमोनिक पिल को खा लिया था, जिस वजह से उसकी वहां पर काफी ज्यादा पावर बढ़ जाती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही चेन हाओ ने उस पिल को खाया होता है, उसके अंदर से तो ऑरा का बिल्कुल तूफान सा निकलने लग गया था और वहां पर उसकी पावर भी पहले से कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई होती है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर चेन हाओ को हुआ क्या, इसकी पावर इतनी जल्दी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसने किसी तरह की चीटिंग की है, जिस चीटिंग का इस्तेमाल करके इसने यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा लिया। वहीं ये चीज देखकर हाओ तियान भी थोड़ा घबरा रहा होता है कि आखिर वो इतनी खतरनाक टेक्निक का कैसे इस्तेमाल करके उसे रोक पाएगा। तब बाई चेन जो होता है हाओ तियान से कह रहा होता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम उस टेक्निक का इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें सिखाया था, इसका इस्तेमाल करके तुम यहाँ पर आसानी के साथ चेन हाओ को हरा पाओगे। इसलिए हाओ तियान जो होता है वहां पर उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जो बाई चेन ने उसे सिखाया था। और जैसे वहां पर उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसके अंदर से भी काफी भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलते हुए आ गया था। और वो वहां पर अपनी लकड़ी के अंदर से इतना भयंकर तरीके से ऑरा बाहर फेंकता है कि उससे चेन हाओ का जो अटैक था वहां पर कमजोर पड़ने लगता है। वहां पर तो उसकी डीमन पिल की पावर भी उतनी ज्यादा नहीं टिक पा रही थी जितना कि यहाँ पर हाओ तियान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। और अब देखते ही देखते वहां पर चेन हाओ का अटैक खत्म हो जाता है, जिस वजह से वहां से बहुत दूर जाकर फेंका गया था और उसके अंदर दोबारा से फाइट करने की वहां पर हिम्मत ही नहीं बची होती है। ये देखकर तो हाओ तियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं यहाँ पर जीत गया। ये सारी चीजें मेरे मास्टर की वजह से आज यहाँ पर हो पाई हैं, अगर वो नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जीत पाता। लेकिन जैसे वो वहां से आगे बढ़ रहा होता है, वहां पर चेन हाओ का एल्डर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि अब यहाँ पर से उसके सेट की बेइज्जती होने लगेगी। इसलिए वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी खतरनाक वाला अटैक सीधा हाओ तियान के ऊपर ही करने वाला होता है। लेकिन जैसे उसका अटैक उसे लगता है, इससे पहले ही वहां पर बाई चेन आ जाता है, जिसने अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा भयंकर तरीके से अटैक सीधा उस एल्डर के ऊपर कर दिया था कि वो एल्डर वहां से बहुत दूर जाकर फेंका जाता है। बाई चेन ने तो अपने ऑरा की मदद से उसे वहां से उठाकर दूर फेंक दिया होता है, जहां पर उस एल्डर की भी अब हालत खराब हो चुकी थी। जिसके बाद बाई चेन जो होता है सारे लोगों से कह रहा होता है अगर किसी के अंदर भी हिम्मत है तो आए और मेरे डिसेबल के सामने आंख उठाकर देख सके, मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो कभी भी दोबारा देखने के लायक ही नहीं बचेगा। तब वहां पर चेन हाओ का मास्टर भी आ जाता है, जो बाई चेन के सामने झुककर उसे ग्रीट कर रहा होता है कि आप यहाँ पर प्लीज इस एल्डर की जान बख्श दो, आप इसे मत मारो, इसने जो भी गलती की थी उसकी सजा आप इसे दे चुके हैं। इसलिए बाई चेन जो होता है वहां पर उस एल्डर की जान बख्श देता है। लेकिन वहीं आसपास खड़े सारे लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये बाई चेन है कौन, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई। हमारे एल्डर तो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो तो बाई चेन के 10 कदम दूर तक भी नहीं पहुंच सके और उससे पहले उसने उन्हें उठाकर वहां से दूर फेंक दिया। उनकी अब ऐसी हालत खराब हो चुकी है कि लगता नहीं कि वो दोबारा जल्दी कभी भी फाइट कर पाएंगे। तब बाई चेन जैसे अपने डिसेबल के साथ वहां से जा रहा होता है, इससे पहले ही उसकी सिस्टम उससे कहती है बस 1.5 घंटा और बाकी रह गया तुम्हें टकला होने के लिए, अगर इससे पहले तुमने डिसेबल को नहीं ढूंढा तो तुम्हें टकला यहाँ पर होना ही पड़ेगा। जो सुनकर तो बाई चेन फिर से घबरा जाता है कि अब मैं यहाँ पर डिसेबल को कैसे ढूंढूंगा जो मेरे सेक्ट में ज्वाइन होना चाहता है। वहीं पर हाओ तियान की जो बंदी होती है अब यहाँ पर हाओ तियान के पास आने के बाद उससे कह रही होती है हाओ तियान प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, तुम नहीं जानते कि ये चेन हाओ कितना बुरा इंसान है, इसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। ये देखकर तो चेन हाओ भी हैरान था कि इसने तो यहाँ पर फट से अपनी पार्टी ही बदल ली। जब इसको मैं पावरफुल दिखाई दे रहा था तो ये मेरे पास आ गई, अब इसे हाओ तियान पावरफुल दिखाई दे रहा है तो इसके पास भाग रही है। इस वजह से वो दोनों वहां पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं। जहाँ पर हाओ तियान की जो बंदी होती है वो चेन हाओ से कह रही होती है मुझे पता है कि तुम अपने मास्टर को कितना बुरा भला कहते हो उनके पीठ पीछे, वो वहां पर सारी बातें बताना शुरू कर देती है। ये देखकर तो चेन हाओ के मास्टर भी एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं, जिस वजह से बेचारा यहाँ पर चेन हाओ फंस जाता है। जिसके बाद हाओ तियान की जो बंदी होती है उसके पास आकर उसके सामने गिड़गिड़ा रही होती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आगे से तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन तब जो हाओ तियान होता है उससे कह रहा होता है एक बार जो लड़की बदल सकती है उसका अगली बार क्या ही भरोसा, इसलिए आज से तुम्हारे हमारे रास्ते अलग है, मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद सिर्फ 8 मिनट बचे होते हैं, उन 8 मिनट के अंदर ही बाई चेन को किसी डिसेबल को अपने सेट का हिस्सा बनाना पड़ेगा, वरना तो उसके बाद वो वैसे ही टकला बन जाएगा। लेकिन जैसे वो सभी वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहां पर डिमोनिक कल्ट सेक्ट के कुछ लोग आ जाते हैं जो सभी बाई चेन से पूछ रहे होते हैं क्या तुमने
किसी इंसान को यहाँ से भागते हुए देखा, हमें उसके बारे में जानना है कि वो आखिर यहाँ पर से कहाँ गया है। तभी बिल्कुल चारों तरफ से तूफान आना शुरू हो जाता है और चारों तरफ बिल्कुल ऑरा ही ऑरा फैल गया था। ये देखकर तो सभी हैरान रहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके बाद उस ऑरा के अंदर से वहां पर ली जुआन नाम का एक आदमी आता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा होता है और ऐसे ही वो लोग जो डिमोनिक कल्ट सेक्ट के हैं ढूंढने के लिए आए थे। ली जुआन उनसे कह रहा होता है क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे ही ढूंढने आए हो? देखो तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ चुका हूँ तुम्हारी यहाँ पर जान लेने के लिए। तब ली जुआन को देखकर बादशाह को पता चलता है कि हाँ ये वही इंसान है जिसे उसे अपने सेट का डिसाइपल बनाना है। जो देखकर वो खुश हो जाता है कि चलो मुझे वो इंसान तो मिला, अब लगता है कि मैं टकला होने से बच जाऊंगा, मुझे मेरे बाल सच में बहुत ज्यादा प्यारे हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते ली जुआन और डिमोनिक कल्ट सेक्ट जो होते हैं उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर ली जुआन वो बहुत ही अच्छे से सभी लोग को वहाँ पर हराया जा रहा होता है। उसके पास पहले से ही काफी ज्यादा पावर थी जिस वजह से उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। ये देखकर तो बादशाह भी घबरा चुका था कि आखिर इस बंदे के पास कितनी ज्यादा पावर है, इतनी ज्यादा पावर लेकर ये आखिर में सेट में क्यों ही ज्वाइन होगा। मुझे तो लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे इसे अपने सेट का हिस्सा बनाने के लिए। तो वहीं ली जुआन ने सारे के सारे लोगों को वहां पर हरा दिया था। जिसके बाद उन्हें मारने उसकी तरफ बढ़ना होता है। सभी उससे भीख मांग रहे होते हैं कि हमारी जान यहाँ पर बख्श दो, लेकिन ली जुआन जो होता है उनसे कहता है जान बख्श दूं वो भी तुम लोगों की? तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया? तुमने मेरी फैमिली के अंदर से हमारी सबसे खास टेक्निक को चुराने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी वहां पर डिमोनिक कल्ट सेक्ट का एल्डर आ जाता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ली जुआन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिस मौके का फायदा उठाकर डिमोनिक कल्ट सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं वहां पर ली जुआन को पकड़ लेते हैं ताकि उसे बंदी बनाकर यहाँ पर उसकी जान ले सके। और तब वहां पर बादशाह आता है जो सारे लोगों से कह रहा होता है छोड़ दो ली जुआन को, वो मेरे सेट का डिसाइपल है, किसी ने भी उसके ऊपर आंख उठाने की कोशिश की तो देख लेना मैं उसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद बादशाह वहां पर अपनी हीवनली प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिस वजह से वहां पर इतना भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था कि जिस ऑरा की वजह से डिमोनिक कल्ट सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं वहां पर जमीन में धंसना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस बादशाह के पास किस तरह की टेक्निक है जो ये हमें आसानी के साथ जमीन के अंदर धसाया जा रहा है। जिसके बाद सारे लोगों को ऐसे ही छोड़कर बादशाह जो होता है ली जुआन के साथ वहां से अपने सेक्ट में आ जाता है। वहां आने के बाद ली जुआन जो होता है बादशाह से पूछ रहा होता है आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर? तब बादशाह जो होता है उसे यहाँ पर अपने सेक्ट के बारे में बताना शुरू कर देता है। उससे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाने के लिए लाया हूँ, तो बताओ क्या तुम मेरे सेक्ट का डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो? जो सुनकर ली जुआन जो होता है वहां पर उसका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर बादशाह जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है तुमने तो बहुत आसानी के साथ इसे अपने सेक्ट का डिसाइपल बना लिया, इसके बदले तुम्हें काफी अच्छी अच्छी चीजें रिवॉर्ड में दी जाएगी। ये सुनकर तो बादशाह वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जैसे वो ली जुआन को टच करके उसकी पावर वहां पर एक्टिवेट करने वाला होता है कि इससे पहले ही ली जुआन से धक्का मारते हुए कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे यहाँ पर छुए, इसलिए कोई भी मुझे छूने की यहाँ पर कोशिश मत करना। जिसके बाद बादशाह जो होता है उसे वहां पर उसका कमरा दिखाना शुरू कर देता है कि वो इस सेक्ट में कहाँ पर रह सकता है। लेकिन जब ली जुआन वहां पर कमरा देखता है तो एकदम हैरान रह जाता है कि यहाँ पर ये कमरा नहीं, ये तो कबाड़ खाना है, आखिर ऐसी जगह पे कोई इंसान रहता होगा। इसलिए वो वहां से भागने लगता है ताकि सेट को छोड़ के जा सके। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है सेट के बाहर लगा जो प्रोटेक्शन शील्ड होता है उसकी वजह से वो वहां पर नहीं भाग पाता और वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद बादशाह जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है ली जुआन का जो लॉयल्टी परसेंटेज है वो सिर्फ 5% है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उसे अच्छी ट्रेनिंग देकर उसका लॉयल्टी परसेंट बढ़ाना होगा। अगर तुमने उसे बढ़ा दिया तो उसके बदले में तुम्हें एक ह्यूमन लेवल की स्वॉट टेक्निक दूंगी जो कि आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। इस चीज के बारे में बादशाह जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह मुझे ह्यूमन लेवल की टेक्निक मिलेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मैं इस ली जुआन को यहाँ पर ट्रेनिंग देकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर गॉड लेवल वाली जो उसके पास स्किल थी वो वाली किताब ली जुआन को दे देता है ताकि वो उसे प्रैक्टिस कर सके। जिसके बाद वो स्वॉर्डमैनशिप वाली जो बुक होती है वो भी उसे दे देता है और ये दोनों बुक बादशाह जो भी इसके सेक्ट में नया डिसाइपल जॉइन होता है उन दोनों को यही बुक दिया करता है, जिससे तो बेचारा खुद आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन उसके जो डिसाइपल होते हैं वो सभी उसे काफी जल्दी समझ चुके थे। इसलिए ली जुआन जो होता है वो भी वहाँ पर उस बुक को अपने पास रख लेता है जिस वजह से उसका जो लॉयल्टी परसेंट था वो 5 से 6 हो चुका था। और तब बादशाह जो होता है उससे वहाँ पर प्रैक्टिस रूम के बारे में बताता है कि ये प्रैक्टिस रूम बहुत ही ज्यादा खास है, इसके अंदर जाने पर तुम्हें तुम्हारे दुश्मन दिखाई देंगे जिससे फाइट करके तुम वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस चीज पर ली जुआन जो होता है उससे शक हो रहा होता है कि यहाँ पर बादशाह झूठ कह रहा है, इसलिए वहाँ पर उसका लॉयल्टी परसेंट और ज्यादा नीचे गिर जाता है। वो बादशाह से कह रहा होता है मेरी कई सारी एक्सपेक्टेशन है, मैं इस प्रैक्टिस रूम से काफी अच्छी अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो सारी चीजें इसके अंदर हुई तो ठीक है, अगर वहाँ पर नहीं हुई तो मैं दोबारा कभी भी इसके अंदर नहीं जाऊंगा। साथ ही मुझे रहने के लिए जो कमरा चाहिए वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही मैं यहाँ पर रहने के बारे में सोच सकता हूँ। जिस पर बादशाह जो होता है उससे कह रहा होता है तुम यहाँ पर बस अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते रहो, तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलते रहेगा। जिसके बाद बादशाह जो होता है उससे वहाँ से प्रैक्टिस रूम के अंदर फेंक देता है, जहाँ आने के बाद ली जुआन को उसी का डिमोनिक फॉर्म दिखाई देता है जो कि ली जुआन का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहाँ पर आने के बाद जो उसका डिमोनिक फॉर्म होता है वो ली जुआन को धमका रहा होता है और उसे वहाँ पर उकसाना भी शुरू कर देता है। ये देखकर तो ली जुआन के गुस्से का ठिकाना नहीं था, इसलिए अब वो वहाँ पर अपने डिमोनिक फॉर्म के साथ ही फाइट करना शुरू कर देता है ताकि अपने डिमोनिक फॉर्म को खत्म कर सके, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो हर टाइम ली जुआन को कंट्रोल करते रहता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच यहाँ पर काफी जबरदस्त फाइट हो जाती है, दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक
दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, जिसमें ली जुआन भी कम पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था। उसके पास भी काफी ज्यादा पावर होती है और वो वहाँ पर एक खतरनाक वाला अटैक अपने डीमन वाले फॉर्म के ऊपर करने वाला होता है, जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ तियान जो होता है अपने सेट में वापस आ चुका था, जहां आने के बाद उसकी फाइट चेन हाओ से होती है, जिस फाइट का 1 महीने पहले से ही चैलेंज रख चुका था। और उस फाइट के अंदर हाओ तियान ने बड़ी ही आसानी के साथ चेन हाओ को हरा दिया होता है, जिस वजह से सभी को मालूम पड़ चुका था कि हाओ तियान के पास भी काफी ज्यादा पावर है। साथ ही बाइचेन को वहाँ पर एक डिसाइपल भी मिला होता है जिसका नाम ली जुआन था, और उस डिसाइपल के पास काफी ज्यादा पावर होती है। काफी मुश्किलों के बाद ही बाइचेन ने उसे जैसे तैसे करते हुए अपने सेक्ट में शामिल कर लिया था, क्योंकि यही काम करने के लिए उसे उसकी सिस्टम ने कहा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ली जुआन जो होता है उसी प्रैक्टिस रूम के अंदर जा चुका था, जहां आने के बाद उसे उस सामने उसी का डिमोनिक रूप दिखाई देता है, जो कि ली जुआन का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहां पर आने के बाद ली जुआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डिमोनिक रूप के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका डिमोनिक रूप तो उसके ऊपर भारी पड़ते जा रहा था। डिमोनिक ली जुआन उससे कह रहा होता है, तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को पहचानना होगा कि तुम बिल्कुल मेरी तरह ही एक डीमन हो। तुम्हारे पास डिमोनिक पावर है जिसे तुम छुपा नहीं सकते। तुम्हारे जैसा इंसान इंसानों के लिए खतरा होता है, तो आखिर तब भी तुम इंसानों के साथ क्यों रहना चाहते हो? तुम्हें तो मेरी तरह डीमन बन जाना चाहिए ताकि सारे के सारे इंसानों का खात्मा कर सको। लेकिन ली जुआन उसे मारते हुए कह रहा होता है कि मैं एक इंसान हूँ, तुम्हारी तरह डीमन नहीं, मुझे डीमन के साथ कभी नहीं मिलना। मैं यहाँ पर तुम्हें मार मार कर तुम्हारी औकात दिखा दूंगा कि आखिर इंसान के अंदर कितनी ज्यादा पावर होती है। जिसके बाद वो डिमोनिक ली जुआन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर तो डिमोनिक ली जुआन काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। ली जुआन तो उसके ऊपर ठीक तरह से अटैक भी नहीं कर पा रहा होता है, उसके सारे के सारे अटैक को आसानी के साथ खत्म किए जा रहा था, और वो सभी अटैक को खत्म करते हुए बस वहाँ पर ली जुआन को मैनिपुलेट कर रहा होता है ताकि उसका जो डिमोनिक ऑरा है उसके ऊपर हावी हो जाए। जिसके बाद तो ली जुआन बिल्कुल इसी की तरह एक डीमन बन जाएगा, और डीमन बनने के बाद वो सारे लोगों का खात्मा कर सकता है। लेकिन ऐसा ली जुआन बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो हमेशा से अपनी डिमोनिक पावर को दबा कर रखना चाहता है ताकि वो इंसानों के लिए खतरा न बन सके। इसी वजह से वो यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डिमोनिक ग्रुप के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ वो उसे समझा रहा होता है कि मैं एक इंसान हूँ जिसके अंदर फीलिंग्स भी मौजूद है, लेकिन डीमंस के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती। एक डीमन तुम क्या ही समझ पाओगे कि आखिर इंसान किस तरह से रहते हैं। भला इसी में होगी कि यहाँ पर मेरा पीछा छोड़ दो, मैं यहाँ पर तुम्हें हरा कर ही रहूंगा ताकि मैं हमेशा से अपने डिमोनिक ऑरा से दूर भाग सकूं। उसके बाद तो कभी भी मुझे डिमोनिक ऑरा पोजेस करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। लेकिन डीमन ली जुआन तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ली जुआन को बहुत मारता है, जहाँ ली जुआन की धीरे धीरे करते हुए हालत खराब हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर वो डिमोनिक ली जुआन के पोजीशन में धीरे धीरे करते हुए जा रहा होता है। और अगर यहाँ पर डिमोनिक ली जुआन ने उसे पूरी तरह से पोजेस कर लिया तो वो भी एक डीमन में बदल जाएगा, जिसके बाद उसे वापस ह्यूमन में बदलना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन तब भी यहाँ पर ली जुआन इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारता। वो वहाँ पर अपनी पूरी हिम्मत जुटाए होता है ताकि यहाँ पर अपने डीमन वाले फॉर्म के साथ फाइट कर सके। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी और भी कई सारी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से पावर बाहर निकल रही होती है। ये देखकर डीमन ली जुआन उससे कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने तो यहाँ पर अपनी रियल पावर को एक्टिवेट किया। यहाँ पर तुम अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करो और दिखा दो कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा डिमोनिक पावर है। लेकिन तब ली जुआन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डीमन रूप के पास आ गया होता है। वहाँ पर उसे मारने के बाद उसकी हालत खराब कर देता है, जहाँ पर डीमन ली जुआन उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पर ली जुआन उसका गला दबाते हुए उसे हवा में उठा देता है। ये देखकर तो डीमन ली जुआन भी थोड़ा थोड़ा घबरा चुका था, लेकिन तब भी वो वहाँ पर उससे ज्यादा पावरफुल होता है, जिसने ली जुआन के अटैक को डॉज करते हुए उसे वहाँ पर दोबारा से पकड़ लिया था। और वो फिर से उसे वहाँ पर पोजेस करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए ली जुआन उसके पोजीशन में जा रहा है। उसका डिमोनिक ऑरा उसके ऊपर हावी हो रहा होता है, जिससे अब ली जुआन तो यहाँ पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद डीमन ली जुआन अपनी सारी की सारी पावर को ली जुआन के अंदर ही डालना शुरू कर देता है, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि ली जुआन पूरी तरह से पोजेस हो चुका है। लेकिन जैसे वो पूरा प्रोसेस होता है, इससे पहले ही बाइचेन वहाँ की प्रैक्टिस रूम को बंद कर देता है, जिस वजह से ली जुआन वहाँ से बाहर निकल कर आ गया था। और बाइचेन ने बिल्कुल सही टाइम पे प्रैक्टिस रूम को बंद किया होता है, क्योंकि यहाँ पर ली जुआन अभी पूरी तरह से पोजेस नहीं हो पाया था। तब बाहर आने के बाद ली जुआन जो होता है बाइचेन से कह रहा होता है, तुम देख नहीं रहे थे क्या मैं अंदर कितनी ज्यादा मार खा रहा था? कहीं मैं मर गया होता तो? आखिर तुम किस तरह के मास्टर हो जो अपने डिसाइपल को बचाने तक नहीं आए? जिस पर बाइचेन जो होता है उससे कह रहा होता है, मैं सारा का सारा प्रोसेस अंदर देख रहा था कि वहाँ पर तुम्हारे डिमोनिक फॉर्म ने तुम्हें पोजेस करने की कोशिश की, लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ नहीं किया तब तक के लिए जब तक वो पूरी तरह से तुम्हें पोजेस ना कर ले। मैं यहाँ पर ये देखना चाहता था कि तुम खुद को अपने डिमोनिक फॉर्म से बचा पाते भी हो या फिर नहीं। ये सुनकर तो ली जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर बाइचेन ने उसे मार खाते हुए देखा, लेकिन उसकी मदद करने के लिए नहीं गया। इसलिए उसका जो लॉयल्टी परसेंट होता है वो अब 1% पे आ चुका था, जिस चीज से तो बाइचेन भी परेशान होता है कि आखिर किस किस्म का इंसान है, इसके साथ अच्छा काम करो तब भी इसका लॉयल्टी परसेंट कम ही होते जाता
जाता है। तब वहाँ पर ज़ूशन आता है जो ली जुआन को समझा रहा होता है, तुम यहाँ पर मास्टर को गलत समझ रहे हो, मास्टर का ऐसा कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो तो तुम्हारी अंदर हिम्मत बढ़ाना चाहते थे ताकि तुम अपनी आखिरी तक के अपने दुश्मनों के साथ फाइट करने की हिम्मत जुटा सको। और इस चीज में देखो तुम कामयाब भी होते जा रहे थे, तुमने काफी टाइम तक के अच्छे से अपनी डिमोनिक फॉर्म के साथ फाइट की। इसी तरह से मास्टर ने बाकी लोगों की भी मदद की है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। ये सुनकर ली जुआन का जो लॉयल्टी परसेंट होता है अब वहाँ पर 15 हो चुका था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ली जुआन को बायचैन के ऊपर भरोसा हो रहा होता है कि सच में वो वहाँ पर उसकी मदद ही करना चाहता। जिसके बाद बायचैन ली जुआन से कह रहा होता है, अगली बार जब भी तुम प्रैक्टिस रूम के अंदर जाओ तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें अपने इमोशन को खुद पे हावी होने नहीं देना है। अगर तुम अपने इमोशन पे कंट्रोल कर पाते हो तो उसके बाद तुम आसानी के साथ अपने दुश्मनों का वहाँ पर मुकाबला कर पाओगे। जिस पर ली जुआन भी मान जाता है। जिसके बाद ज़ूशन जो होता है वो बायचैन से कह रहा होता है, मैं भी जा रहा हूँ प्रैक्टिस रूम के अंदर ताकि वहाँ जाने के बाद अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकूं। तब बायचैन जो होता है ली जुआन से कह रहा होता है, आओ मेरे साथ, हम दोनों अंदर जाकर देखते हैं कि किस तरह से ज़ूशन अपने दुश्मनों का मुकाबला करता है, हो सकता है इससे तुम्हें थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिल सके। जिसके बाद ज़ूशन उसी प्रैक्टिस रूम के अंदर आ जाता है जहाँ उसके सामने उसके अंकल होते हैं, जिस अंकल ने उसके कई सारी बोन को तोड़ दिया था ताकि वो अपनी सुप्रीम बॉडी की पावर का इस्तेमाल दोबारा कभी ना कर पाए। और यहाँ आने के बाद ज़ूशन अपने अंकल के साथ ही फाइट कर रहा होता है, जहाँ उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। ज़ूशन जैसे अपने अंकल पे भारी पड़ता है, उसका अंकल वहाँ पर इमोशनल ड्रामा करते हुए उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है कि मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ ना, अपने अंकल पे इस तरह से तुम अटैक करोगे, मैंने तो तुम्हें बचपन से पाला था, लेकिन तुम इस चीज का ये सिला दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे ये सुनकर ज़ूशन थोड़ा वहाँ पर रुकता है, उस चीज का फायदा उठाकर उसका अंकल उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है ताकि यहाँ पर ज़ूशन की जान ले सके। लेकिन ज़ूशन भी यहाँ पर कम पावरफुल नहीं था, उसने वहाँ पर अपनी हिम्मत को जुटाया होता है ताकि यहाँ पर अपने अंकल को सबक सिखा सके। दूसरी तरफ ली जुआन और बायचैन दोनों इस फाइट को देख रहे होते हैं, जहाँ बायचैन ली जुआन से कह रहा होता है, जब भी तुम अपने दुश्मनों के साथ फाइट करने जाओगे तब सारी चीजें तुम्हें खुद ही करनी पड़ती है। उस टाइम तुम्हें ये सोचना है कि कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। जब तुम इस बात को सोच लोगे तब तुम्हें हराने वाला सामने कोई भी नहीं होगा। तो वहीं हम ज़ूशन और उसके अंकल के बीच हो रही फाइट को देखते हैं, जहाँ पर उसका अंकल उसके ऊपर भारी पड़ते जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मार खाते हुए ज़ूशन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वहाँ पर अपने अंकल से कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया था। वो अपनी सुप्रीम बॉडी की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने अंकल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसका अंकल वहाँ पर उसका मुकाबला नहीं कर पाता और इस तरह से यहाँ पर ज़ूशन जीत गया होता है। तो वहीं बायचैन की बातें सुनकर ली जुआन का उसके ऊपर लॉयल्टी परसेंट और ज्यादा बढ़ गया होता है, जो कि 50% पे पहुंच चुका था। ये देखकर तो बायचैन भी खुश हो जाता है कि चलो इसका लॉयल्टी परसेंट मुझ पे बढ़ तो रहा है। जिसके बाद वहाँ पर ज़ूशन आकर ली जुआन और मास्टर से कह रहा होता है, मैंने अपने दुश्मन का सफाया कर दिया, मैंने अपने अंकल को मार मार कर उसे उसकी औकात दिखा दी है। तब ये सुनकर बायचैन जो होता है ज़ूशन से कह रहा होता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अभी जाकर तुम आराम कर सकते हो, जब तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी पावर रिकवर हो जाएगी तब मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी फाउंडेशन लेवल की जो फॉर्मेशन पावर है उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर ज़ूशन जो होता है मास्टर से कह रहा होता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे मेरी पावर रिकवर होगी मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। तो वही ली जुआन जो होता है बायचैन से कह रहा होता है कि आप मेरी भी पावर को एक्टिवेट करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन बायचैन उससे कहता है, कर तो सकता हूँ लेकिन अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास उतनी फिजिकल पावर नहीं है, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पावर और ज्यादा बढ़ानी होगी, तब जाकर तुम्हारे पास फाउंडेशन लेवल की पावर आएगी, उसी के बाद तुम अपने फाउंडेशन लेवल के फॉर्मेशन वाली पावर को समझ। जो सुनकर तो ली जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि यहाँ पर उसका मास्टर से मना कर रहा है, जिस वजह से उसका लॉयल्टी परसेंट वहाँ पर फटफट गिरते जा रहा था और वो वहाँ पर गिरते हुए 1% पे आ चुका होता है। ये देखो तो बायचैन को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये हुआ क्या। मैंने तो इस ली जुआन को सही बात बताई थी, इससे कि न जाने किस किस बात पे गुस्सा आ जाता है। इसी गुस्से की वजह से इसने मुझ पर जितना भी इसका भरोसा था उस सभी को खत्म कर दिया। उसे लगा कि मैं जानबूझ के यहाँ पर उसे उसकी कल्टीवेशन पावर सिखाना नहीं चाहता हूँ। इस वजह से बायचैन गुस्से में एक जोरदार किक मारते हुए ली जुआन को सीधा अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाले पानी के अंदर ही फेंक देता है। तो वहीं बायचैन की जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटा है, 3 घंटे के अंदर तुम्हें ली जुआन के लॉयल्टी परसेंट को कम से कम 90 तक के ले जाना होगा। अगर तुम उसे नहीं कर पाओगे तो उसका अंजाम क्या हो सकता है तुम उसके बारे में जानते भी नहीं, तुमसे काफी सारी चीजें छीन ली जाएगी। ये सुनकर तो बायचैन भी परेशान होता है कि मैंने तो इस ली जुआन को अपने बेटे की तरह समझा था और उसे उसी तरह से नसीहत दे रहा था, लेकिन तब भी ये तो कैसा इंसान है जिसका अब मुझ पर भरोसा ही नहीं हो रहा। तो आखिर मैं ऐसा डिसाइपल को रखकर क्या ही कर लूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा डिसाइपल जिसका भरोसा इतनी जल्दी खत्म हो जाए। तो वहीं ली जुआन जो होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आने के बाद वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। वो बायचैन को आवाज लगाते हुए यहाँ पर बुलाता है, लेकिन तब भी बायचैन उससे कहता है, अपनी खुद मदद करके बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। ये सुनकर तो ली जुआन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो वहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते ही वहाँ पर रोना शुरू कर देता है, जो सभी से कह रहा होता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई अपने पास रखना ही नहीं चाहता है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से तो मैंने अपनी डिमोनिक पावर को हासिल किया था, और आज जब देखो मैं यहाँ पर अपनी डिमोनिक पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उल्टा मुझे सारे लोगों ने नकार कर दूर फेंक दिया। ऐसा ही रहा तो मुझे डीमन बन जाना ही बेहतर था। जो सारी बातें सुनकर तो बायचैन खुश हो रहा होता है कि चलो यहाँ पर ये रो रहा है, हो सकता है इसके बाद इसका भरोसा मुझ पे हो जाए। लेकिन तब उसे सिस्टम उसे एक बुरी खबर देते हुए कहती है, अभी ली जुआन का जो लॉयल्टी परसेंट है वो 1 पर आ चुका है, अगर वो 0 पे हुआ तो वो पूरी तरह से पोजेस हो जाएगा, जिसके बाद उसे वापस ह्यूमन
डीमन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर तो बायचन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अरे मैंने यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया, मुझे जल्द से जल्द ली जुआन को बाहर निकालना होगा ताकि उसे कैसे भी समझा बुझा कर उसका लॉयल्टी % बढ़ा सकूं, क्योंकि अगर वो 0 हुआ तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो पहले जैसा ली जुआन रह पाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ हम ली जुआन के पास उसके डिमोनिक फॉर्म को देखते हैं जो दोबारा उसके पास आकर उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है और वो उससे कह रहा होता है, देखा तुमने, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, सारी दुनिया ने तुम्हें निकाल कर दूर फेंक दिया, मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम्हें सहारा देता हूँ, तो आखिर तुम मेरी बातों को क्यों नहीं मानते हो, तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से डीमन बन जाना चाहिए, इंसानों के साथ रहकर हमेशा तुम्हें धोखा ही मिलेगा, एक बार तुम पूरी तरह से डीमन बन जाओगे उसके बाद तुम सारे के सारे इंसानों को मार कर उनके ऊपर राज कर सकते हो, तब तो सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, इसलिए मेरी मानो तो भलाई इसी में है, तुम्हें डीमन बन जाना चाहिए, तुम डीमन बनने के बाद जहाँ पे जाओगे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हर बार तैयार रहूंगा, बिल्कुल तुम्हारी सांस की तरह, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये इंसान तो बात बात पे तुम्हें छोड़ देते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा तुम्हें मेरे साथ। तब उसकी बातें सुनकर वहाँ पर ली जुआन जो होता है धीरे धीरे उसके कंट्रोल में जाते जा रहा था और इस वजह से उसका डिमोनिक ऑरा उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर बायचन को याद करके थोड़ा थोड़ा खुद के ऊपर कंट्रोल हासिल करता है। उसके बाद बायचन ने वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल हैंड को बाहर निकाल लिया था जो सीधा वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही डाल देता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए ली जुआन को बाहर निकाल सके। उसके बाद उसने अपने हैंड का इस्तेमाल करते हुए ली जुआन को बाहर निकाल लिया था और जैसे वो बाहर आता है ली जुआन का लॉयल्टी % 60 पर पहुंच चुका, क्योंकि उसे भरोसा हो गया होता है कि बायचन उसे किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं देगा। अगर जब ऐसा मौका आएगा कि यहाँ पर ली जुआन की जान जा सकती है तब वहाँ पर उसका मास्टर आकर उसे जरूर बचाएगा। इसी वजह से उसका लॉयल्टी % वहाँ पर 60 पर पहुंच चुका था। जिसके बाद बायचन जो होता है ली जुआन से कह रहा होता है, तुम्हारे जो असली फॉर्म है उसे तुम्हें कभी नहीं भूलना है, तुम एक इंसान की तरह पैदा हुए थे और हमेशा इंसान ही रहोगे, सारी दुनिया तुम्हें नकार देती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से ये सेक्ट और यहाँ के जितने भी डिसाइपल है वही तुम्हारा परिवार है और तुम्हारा घर है, तुम जब चाहो और जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, हम तुम्हारा हमेशा वेलकम करेंगे। ये सुनकर तो ली जुआन बायचन के सामने झुककर उसे ग्रीट करते हुए उससे माफी मांग रहा होता है कि मैंने आपको गलत समझा था, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे मास्टर हैं, आपने मुझे सही टाइम पे सहारा दिया, वरना तो आज मेरे साथ क्या हो जाता है इसके बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता। जिसके बाद अब देखते ही देखते उसका लॉयल्टी % 89 पे पहुंच चुका होता है। ये देखकर तो बायचन की खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं था कि ये तो बड़ी ही आसानी के साथ मुझ पे भरोसा करने लग गया। जिसके बाद बायचन जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है, तुमने यहाँ पर ली जुआन के लॉयल्टी % को बढ़ा लिया है, इस वजह से तुमने इस मिशन को पूरा कर लिया और इस मिशन को पूरा करने की वजह से तुम्हें मैं एक हीवनली स्वॉर्ड टेक्निक देती हूँ। जो सुनकर बायचन तो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हीवन लेवल वाली जो स्वॉर्ड टेक्निक होती है वो बुक को ली जुआन को दे देता है ताकि आगे चलकर वो उसे प्रैक्टिस करते हुए उसे सीख सके। जिस पर ली जुआन वहाँ पर बायचन का शुक्रिया करने लगता है, उसका यहाँ पर लॉयल्टी % 90 पे पहुंच चुका था। इस चीज को देखकर बायचन खुद में कह रहा होता है, अब मुझे लगता है कि ये ली जुआन पीठ पीछे मुझे चूरा नहीं भोंकेगा, वरना जब इसका लॉयल्टी % कम था तो ये मुझे मेरे दुश्मन की जैसा दिखाई दे रहा था कि न जाने कब आकर ये मेरी जान ले, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। जिसके बाद ली जुआन जो होता है बायचन से कह रहा होता है, मास्टर क्या आप मुझे कोई वेपन देंगे जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर इस स्वॉर्ड टेक्निक को सीख सकूं। ये सुनकर बायचन जो होता है वहाँ पर एक कुल्हाड़ी को ले आता है और उसे देते हुए कहता है, लो इसका इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर स्वॉर्ड टेक्निक को सीख पाओगे। ये सुनकर तो ली जुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम किसी सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ मिनिस्टर लोग वहाँ की क्वीन के पास आते हैं जिन्होंने उसे एक पेपर दिया था जिसपे वो साइन करेगी, लेकिन क्वीन जो होती है उन सभी से कह रही होती है, मुझे इस पेपर पे बिल्कुल साइन नहीं करना, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो सारे के सारे मिनिस्टर वहाँ पे घबरा जाते हैं और डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो उस क्वीन से कह रही होती है, तुम्हारे पास सच में काफी ज्यादा एटीट्यूड है, इतना एटीट्यूड कि जितना किसी एम्पायर के पास नहीं होगा। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।